तो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टुडे करंट इन्फॉर्मेशन पर स्वागत है। इस सेशन में हम जो आपके राजनीति विज्ञान के अति महत्वपूर्ण प्रश्न है उसकी चौथी क्लास ले रहे हैं। 3 क्लास हमने पहले ली है जिसमें हमने संपूर्ण सिलेबस को समेटने का प्रयास किया। ये आपके जो संपूर्ण सिलेबस की है वो लास्ट क्लास है आपके, जो कल यानी 28 मार्च को राजनीति विज्ञान का पेपर होने वाला है उसमें ये क्लास है अति फायदेमंद साबित होगी। हमने जो स्वतंत्र भारत में राजनीति पाठ्य पुस्तक है उसके 4 अध्यायों के अति महत्वपूर्ण प्रश्न पिछली क्लास में देखे। इस क्लास में हम आपके 5वें, 6ठे, 7वें और 8वें अध्याय के अति महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। इन्हीं प्रश्नों में से आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा। यदि आप ये पूरे याद कर लोगे तो आपको 100 में 100 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता। इसमें जो 5वां अध्याय है वो कांग्रेस प्रणाली, इसकी चुनौती और पुनर्स्थापना सम्मिलित है। इसमें 2 नंबर का वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी एमसीक्यू पूछा जाएगा, एक छोटा प्रश्न रिक्त स्थान या अतिलघुत्मक प्रश्न पूछा जाएगा, एक लघुत्तरात्मक प्रश्न पूछा जाएगा। कुल मिलाकर इस अध्याय से 5 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें एमसीक्यू में पहला है कांग्रेस पार्टी का प्रभुत्व है केंद्र में कब तक रहा। जो कांग्रेस पार्टी है उसका केंद्र में प्रभुत्व है 1947 से 1989 तक है वो रहा था, क्योंकि लगातार है वो एक बार बीच में केवल 77 से 80 तक जनता पार्टी की सरकार बनी, बाकी है वो कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी थी। दूसरा 1971 के आम चुनाव में गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया, ये अति महत्वपूर्ण है। जो गरीबी हटाओ का नारा है वो किसने दिया, ये इंदिरा गांधी ने दिया। ये कब दिया, जब 1971 का आम चुनाव था उस समय वो गरीबी हटाओ का नारा दिया। आपसे पूछा जा सकता है कि किस चुनाव के समय गरीबी हटाओ का नारा दिया गया। 30 प्रश्न है बांग्लादेश का निर्माण कब हुआ। जो बांग्लादेश है उसका निर्माण 16 दिसंबर 1971 को हुआ। चौथा प्रश्न है भारत में किस राज्य में सबसे पहले गैर कांग्रेस सरकार का गठन हुआ, यानी कांग्रेस के अलावा अन्य पार्टी की सरकार है सबसे पहले केरल में बनी, जो 1957 में बनी थी। ये सीपीआई यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की सरकार बनी थी। इसे 1959 में अनुच्छेद 356 के तहत बर्खास्त भी कर दिया था। आगे 5वां प्रश्न है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे। जो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी है उसके संस्थापक आचार्य नरेंद्र देव थे। छठा प्रश्न है गैर कांग्रेसवाद का नारा किसने दिया। गैर कांग्रेसवाद का नारा है वो राम मनोहर लोहिया ने दिया। ये अति महत्वपूर्ण आपसे पूछा जा सकता है। गरीबी हटाओ का नारा, एक जय जवान जय किसान का नारा है और गैर कांग्रेसवाद का नारा। 7वां प्रश्न है स्वतंत्र भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ। जो पहला आम चुनाव 1952 में हुआ था। 1977 में बनी जो पहली गैर कांग्रेस सरकार थी उसका नेतृत्व करता कौन था, यानी उसमें प्रधानमंत्री कौन बने। जो प्रधानमंत्री है वो मोरारजी देसाई बने थे। 9वां प्रश्न है सीपीआई भारत में पहली बार किस राज्य में सत्ता में आई। जो कम्युनिस्ट पार्टी है भारत में सबसे पहले केरल राज्य में सत्ता में आई। 1957 में इसने अपनी सरकार बनाई और इसके मुख्यमंत्री ईएमएस नंबूद्रिपाद बने थे। 10वां प्रश्न है द्रविड़ मुनेत्र कषगम पार्टी यानी डीएमके जो पार्टी है उसका गठन किसने किया। जो द्रविड़ मुनेत्र कषगम पार्टी है उसका गठन है सी नटराजन अन्नादुरई ने किया। यह भी अति महत्वपूर्ण प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। जो डीएमके पार्टी है उसका गठन किसने किया। पहली बार राज्यों में कांग्रेस का दबदबा है वो कब समाप्त हुआ, यानी राज्यों में गैर कांग्रेसी सरकारें कब बनी। जो 1967 का आम चुनाव था उसमें गैर कांग्रेस सरकार है वो सबसे पहले बनी थी। इससे पहले राज्यों की सरकारें भी अधिकतर है वो कांग्रेस की थी। 12वां प्रश्न है स्वतंत्रता के पश्चात कांग्रेस पार्टी के विभाजन हुआ। स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस पार्टी के विभाजन है वो कब हुआ। जो कांग्रेस पार्टी का विभाजन है 1969 में हुआ। ये आपसे पूछा जा सकता है। इस विभाजन के जो कारण है वो विशेष रूप से आपको ध्यान में रखना है। इसका सबसे तात्कालिक कारण उस समय के जो 1969 के राष्ट्रपति चुनाव है वो थे। 13वां प्रश्न है सिंडिकेट क्या है। जो सिंडिकेट है जो कांग्रेस के प्रभावशाली नेता है उनका एक समूह था, उसे सिंडिकेट कहा जाता है। 14वां प्रश्न है राज्यों में गठबंधन सरकारों की शुरुआत मानी जाती है, यानी राज्यों में जो गठबंधन की सरकार की शुरुआत है वो 1967 से हुई थी। इसी समय राज्यों से कांग्रेस का प्रभुत्व है वो समाप्त हुआ था। 15वां प्रश्न है राजनीतिक दल बदल और आयाराम गयाराम की राजनीति कब शुरू हुई। जो दल बदल और आयाराम गयाराम की राजनीति है ये भी 1967 में है वो शुरू हुई थी। जवाहरलाल नेहरू के राजनीतिक उत्तराधिकारी कौन थे, यानी जवाहरलाल नेहरू के बाद प्रधानमंत्री कौन बने थे। नेहरू जी के बाद जो प्रधानमंत्री है वो शास्त्री जी बने थे। इसमें ऑप्शन 3 है वो सही है। 17वां प्रश्न है जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया। जो जय जवान जय किसान का नारा है वो लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया। ये 1965 में दिया, क्योंकि उस समय जवानों की जरूरत थी। भारत और पाकिस्तान का युद्ध चल रहा था और किसानों की भी जरूरत थी। देश में वो भयंकर अकाल पड़ा था, इस कारण खाद्यान्न संकट पैदा हो गया था। इसलिए किसानों और जवानों को मोटिवेट या प्रेरित करने के लिए उन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। 18वां प्रश्न है शिमला समझौता कब हुआ था। जो शिमला समझौता है 3 जुलाई 1972 को हुआ। ये इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच में हुआ था। ये भारत और पाकिस्तान के बीच एक द्विपक्षीय समझौता है। आगे अतिलघुत्मक प्रश्न है। इसमें 1960 के दशक को किसकी संज्ञा दी गई। जो 1960 का दशक है उसको खतरनाक दशक कहा गया है, क्योंकि इसमें भयंकर अकाल पड़ा था। देश के 2 प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और लाल बहादुर शास्त्री जी का निधन हो गया था। चीन और पाकिस्तान से युद्ध का भी सामना करना पड़ा, इस कारण इस दशक को सबसे खतरनाक दशक कहा गया। लाल बहादुर शास्त्री जी कब से कब तक प्रधानमंत्री रहे। शास्त्री जी 1964 से 1966 तक है वो प्रधानमंत्री रहे थे। पंजाब में बनी संयुक्त विधायक दल की सरकार को क्या कहा गया। जो पंजाब में संयुक्त विधायक दल की सरकार बनी उसको पीयूएफ की सरकार कहा गया। चौथा प्रश्न है चंद्रशेखर, चरणजीत यादव, मोहन धारिया और कृष्णकांत जैसे नेता कौन से गुट में शामिल थे। ये जो युवा तुर्क गुट है उसमें शामिल थे। 5वां प्रश्न है किंग मेकर किसे कहा जाता है। किसी नेता को प्रधानमंत्री बनाने महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले जो नेता होता है उनको किंग मेकर कहा जाता है। जैसे इंदिरा गांधी को जब प्रधानमंत्री बनाए उसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका मोरारजी देसाई की थी, तो मोरारजी देसाई को किंग मेकर कहा जाता है। किसी भी आदमी को आगे ले जाने में जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है उसे किंग मेकर कहा जाता है।
छठा प्रश्न है, नेहरू जी का निधन कब हुआ था? नेहरू जी का निधन है 27 मई 1964 को हुआ था और शास्त्री जी का निधन है 10 जनवरी 1966 को हुआ था। 1960 के दशक को खतरनाक दशक क्यों माना गया, ये अति महत्वपूर्ण आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि इस समय नेहरू जी और शास्त्री जी 2 प्रधानमंत्रियों की मृत्यु हो गई। 1962 में चीन के साथ और 65 में पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ। अकाल पड़ने और फसल खराब हो जाने के कारण खाद्यान्न का संकट पैदा हो गया। इस कारण इस दशक को खतरनाक दशक कहा गया। 8वां प्रश्न है, नेहरू जी के बाद देश के प्रधानमंत्री कौन बने? नेहरू जी के बाद प्रधानमंत्री है वो लाल बहादुर शास्त्री जी बने और शास्त्री जी के बाद इंदिरा गांधी है वो प्रधानमंत्री बने थे। लाल बहादुर शास्त्री जी को कौन सी 2 चुनौतियों का सामना करना पड़ा? एक, भारत चीन युद्ध और पाकिस्तान युद्ध के कारण जो पैदा हुई आर्थिक कठिनाई और सूखे की स्थितियों का सामना करना पड़ा। ये 2 चुनौतियां थी, आपसे पूछी जा सकती है। 10वां प्रश्न है, लाल बहादुर शास्त्री जी का प्रमुख नारा क्या है? शास्त्री जी का प्रमुख नारा है जय जवान और जय किसान। 11वां प्रश्न है, ताशकंद समझौता कब और किन के मध्य संपन्न हुआ? जो ताशकंद समझौता है भारत और पाकिस्तान के मध्य 10 जनवरी 1966 को हुआ था। इसी दिन शास्त्री जी का है वो निधन हुआ था। ये ताशकंद है वर्तमान में उज्बेकिस्तान एक देश है, उसकी राजधानी है। ताशकंद समझौता पर हस्ताक्षर किसने किया? भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान ने हस्ताक्षर किया था। इसमें मध्यस्थता है वो सोवियत संघ ने निभाई थी, यानी सोवियत संघ ने दोनों देशों के बीच समझौता करवाया था। मद्रास में डीएमके ने सबसे पहले अपनी सरकार कब बनाई थी? मद्रास में जो द्रविड़ मुनेत्र कशगम पार्टी, उनने 1967 के चुनाव में अपनी सरकार बनाई थी। भारत में प्रथम मध्य अवधि चुनाव कब हुए? यानी जो लोकसभा चुनाव है उसका कार्यकाल पूरा 5 वर्ष है वो नहीं चला। पहला मध्य अवधि आम चुनाव है वो चौथा आम चुनाव 1971 के समय हुआ था। कांग्रेस कार्य समिति ने जो 10 सूत्रीय कार्यक्रम है वो कब अपनाई? ये जो 10 सूत्री कार्यक्रम है वो 1967 में अपनाए। इसके ये 10 सूत्री कार्यक्रम के कारण 1967 में है वो कांग्रेस पुनः सत्ता में आई थी। 16 प्रश्न है, 5वें आम चुनाव 1971 में कौन सा नारा दिया गया? जो 5वां आम चुनाव 1971 का हुआ उस समय गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। जो चौथा आम चुनाव जो 1967 का था उसका पूरा कार्यकाल नहीं हुआ। ये 1967 से 72 तक था, लेकिन 71 में वो सरकार भंग कर दी गई थी और 71 में वापिस चुनाव हुए। 5वें आम चुनाव 1971 में इंदिरा गांधी कांग्रेस को कितनी सीटें मिली? जो इंदिरा गांधी की कांग्रेस थी उनको है 352 सीटें प्राप्त हुई। शास्त्री जी के निधन के पश्चात उनके राजनीतिक उत्तराधिकार के लिए इंदिरा गांधी का मुकाबला किससे था? उनके राजनीतिक उत्तराधिकार के लिए इंदिरा गांधी का मुकाबला मोरारजी देसाई से था। मोरारजी और तेज तर्रार और प्रबल राजनीतिज्ञ थे। 19वां प्रश्न है, श्री नटराजन अन्नादुरई ने 1949 में कौन सी राजनीतिक पार्टी गठन किया? श्री नटराजन अन्नादुरई ने 1949 में द्रविड़ मुनेत्र कशगम यानी डीएमके पार्टी का गठन किया। ये आपसे पूछा जा सकता है किसने किया? श्री नटराजन अन्नादुरई ने, और 1949 में किया। इसकी 1967 में मद्रास प्रांत में सरकार बनी थी। आगे 20वां प्रश्न है, भारत में 1975 का जो आपातकाल लागू किया गया था उसकी जांच के लिए कौन सा आयोग गठित किया गया? उसकी जांच के लिए एक जे सी शाह नामक आयोग गठित किया गया। जे सी शाह है वो सर्वोच्च न्यायालय के भूतपूर्व न्यायाधीश थे। इस बात का आपको ध्यान में रखना है, ये आयोग का नाम विशेष रूप से ध्यान में रखना है। आगे लघुत्तरात्मक प्रश्न है, यानी 2-2 नंबर के प्रश्न। इसका उत्तर आपको 3 से 4 लाइन में है वो देना, यानी 50 से 60 वर्ड में उत्तर देना। इसमें है 1960 के दशक को खतरनाक दशक क्यों माना जाता है? खतरनाक दशक क्यों इसलिए माना जाता है क्योंकि इस समय नेहरू जी और शास्त्री जी का निधन हो गया था। अकाल पड़ने और फसल खराब हो जाने के कारण भी इसको खतरनाक दशक माना जाता है। भारत को 1962 और 65 के युद्धों का भी सामना करना पड़ा, यानी इस समय 3 स्थितियां उत्पन्न हो गई थी। देश के 2 बड़े प्रधानमंत्रियों का निधन हो गया था, इस समय अकाल पड़ गया जिस कारण खाद्यान्न संकट है वो पैदा हो गया और युद्ध का सामना भी करना पड़ा। दूसरा प्रश्न है, गैर कांग्रेसवाद क्या है? ये अति महत्वपूर्ण आपसे पूछा जा सकता है। ये समाजवादी नेता राम मनोहर लोहिया द्वारा प्रस्तुत एक राजनीतिक विचारधारा है जो मुख्यतः कांग्रेस विरोधी और उसे सत्ता से अलग करने के लिए अपनाई गई, यानी ये कांग्रेस विरोधी विचारधारा है। राम मनोहर लोहिया के द्वारा अपनाई गई एक राजनीतिक विचारधारा है और कांग्रेस को सत्ता से अलग करने के लिए अपनाई गई थी। तीसरा प्रश्न है, राजनीतिक मुहावरा आया राम गया राम से आप क्या समझते हैं? ये आपसे पूछा जा सकता है। आया राम गया राम क्या? इस मुहावरे का अर्थ है नेताओं द्वारा अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए निरंतर दल बदल करना है, यानी चुनाव किसी दूसरी पार्टी से जीतना और बाद में पैसों में बिककर कोई दूसरी पार्टी में है वो ज्वाइन कर लेना। आगे चौथा प्रश्न है, कांग्रेस सिंडिकेट से क्या अभिप्राय है? सिंडिकेट का क्या था? कांग्रेस पार्टी के नेता जिनमें के कामराज, एस के पाटिल, निजलिंगपा और मोरारजी देसाई आदि के समूह जो इंदिरा गांधी का विरोध करते थे उन्हें सिंडिकेट के नाम से जाना जाता है, यानी कांग्रेस पार्टी के वे प्रभावशाली नेता जो इंदिरा गांधी के विपक्षी थे उन्हें सिंडिकेट के नाम से जाना जाता है। इनमें सबसे मुख्य के कामराज, एस के पाटिल, एस निजलिंगपा और मोरारजी देसाई है वो थे। पांचवा प्रश्न है, प्रीवी पर्स क्या है? ये अति महत्वपूर्ण आपसे पूछा जा सकता है। भूतपूर्व जो देशी राजाओं को भारत सरकार द्वारा दिए जाने वाले जो विशेष भत्ता था उनको प्रीवी पर्स के नाम से जाना जाता है, यानी जब रियासतों को भारत में मिलाया गया तब भारत सरकार ने वादा किया कि राजाओं को है वो पेंशन दी जाएगी, उनके खर्चे के लिए सरकार है वो पैसे देगी, विशेष भत्ते देगी, जिसे प्रीवी पर्स कहा जाता है। इंदिरा गांधी की सरकार ने 1971 में 26वें संविधान संशोधन के द्वारा प्रीवी पर्स को समाप्त कर दिया था। छठा प्रश्न है, 10 सूत्री कार्यक्रम कब और क्यों लागू किए गए? 10 सूत्री कार्यक्रम 1967 में कांग्रेस की प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित करने के लिए श्रीमती इंदिरा गांधी ने लागू किया, यानी कांग्रेस की जो प्रतिष्ठा वो कम हो गई थी उसको पुनः स्थापित करने के लिए 10 सूत्री कार्यक्रम लागू किया था।
आगे सातवां प्रश्न है, कामराज योजना क्या थी? ये अति महत्वपूर्ण आपके परीक्षा में पक्का पूछा जाएगा। पिछली परीक्षा में कई बार पूछा गया कि कामराज योजना क्या है। इस योजना के अंतर्गत 1963 में सभी वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं ने पार्टी के पदों से त्याग पत्र दे दिया था, ताकि उनकी जगह जो युवा कार्यकर्ता है उनको जगह है वो दी जा सके। ये योजना है ओके कामराज ने प्रस्तुत की थी, इस कारण इसे कामराज योजना के नाम से जाना जाता है। आठवां प्रश्न है, 1971 के चुनाव में कांग्रेस की पुनः स्थापना यानी कांग्रेस पार्टी की भारी जीत के प्रमुख कारण क्या थे? यानी 1967 में कांग्रेस पार्टी को सीटें कम प्राप्त हुई, अधिकतर राज्यों में कांग्रेस पार्टी की सरकार नहीं बची थी, फिर भी 1971 में पुनः भारी जीत है वो क्यों हुई, इसके क्या कारण थे? श्रीमती इंदिरा गांधी का चमत्कारिक नेतृत्व है, 10 सूत्री कार्यक्रम की घोषणा, गरीबी हटाओ का नारा, भूमि सुधार कानून और समाजवादी नीतियां, इन सभी कारणों से कांग्रेस पार्टी की भारी जीत हुई थी। ये बात आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। नौवां प्रश्न है, राम मनोहर लोहिया कौन थे? राम मनोहर लोहिया एक समाजवादी विचारधारा के प्रमुख नेता थे। 1963 से 67 तक ये लोकसभा के सदस्य रहे और ये गैर कांग्रेसवादी समूह के प्रमुख रणनीतिकार थे, यानी ये कांग्रेस के विपक्षी थे। 10वां प्रश्न है, 1969 में कांग्रेस पार्टी के विभाजन के बाद कौन से दो राजनीतिक दल सामने आए? जब 1969 में कांग्रेस पार्टी का विभाजन हुआ तो कौन से दो भागों में हुआ? ये कांग्रेस आर, इस पार्टी का नेतृत्व इंदिरा गांधी है वो कर रही थी। दूसरा कांग्रेस ओ, इस पार्टी का नेतृत्व सिंडिकेट के द्वारा किया गया था, यानी कांग्रेस पार्टी कांग्रेस ओ और कांग्रेस आर में बंट गई थी। कांग्रेस आर है वो उसका नेतृत्व करता इंदिरा गांधी थी और ओ का नेतृत्व करता सिंडिकेट के नेता थे। 11वां प्रश्न है, 1969 में राष्ट्रपति चुनाव में श्रीमती इंदिरा गांधी ने किस उम्मीदवार का साथ दिया? जो 1969 का राष्ट्रपति चुनाव उसमें इंदिरा गांधी ने निर्दलीय उम्मीदवार वीवी गिरी का साथ दिया था, जिससे कांग्रेस के अधिकृत उम्मीदवार जो नीलम संजीव रेड्डी थे वो चुनाव हार गए थे। इस कारण वो कांग्रेस पार्टी टूट गई थी। 12वां प्रश्न है, 1969 में कांग्रेस के विभाजन के प्रमुख कारण क्या थे? ये अति महत्वपूर्ण आपसे पूछा जा सकता है कि कांग्रेस पार्टी का विभाजन क्यों हुआ। इसका प्रमुख कारण है दक्षिणपंथी विचारधारा। जो राष्ट्रपति का चुनाव 1969 था यह सबसे बड़ा कारण था। सिंडिकेट के द्वारा श्रीमती इंदिरा गांधी को हटाने का प्रयास, ये वो कांग्रेस के टूटने के सबसे बड़े कारण थे। 13वां प्रश्न है, 10 सूत्री कार्यक्रम क्या है? 10 सूत्री कार्यक्रम यानी इंदिरा गांधी ने 10 प्रकार के काम करने का एक कार्यक्रम चलाया था। इसमें बैंकों पर सामाजिक नियंत्रण यानी 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, आम बीमा था उसका राष्ट्रीयकरण किया गया, शहरी संपदा और आय का परिसीमन किया गया, खाद्यान्न का सरकारी वितरण किया गया, भूमि सुधार और ग्रामीण गरीबों को आवासीय भूखंड देने संबंधित 10 सूत्री कार्यक्रम कहलाता है, यानी इसमें 10 कार्यक्रम है वो शामिल थे। आगे 14 प्रश्न है, 1966 में कांग्रेस दल के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री पद के लिए श्रीमती इंदिरा गांधी का साथ क्यों दिया था? जब 1966 में लोकसभा चुनाव हुआ तो जो कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता थे उन्होंने इंदिरा गांधी का साथ क्यों दिया? कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने संभवतः ये सोचकर 1966 में श्रीमती इंदिरा गांधी का प्रधानमंत्री पद के लिए साथ दिया कि प्रशासनिक और राजनीतिक मामले इंदिरा गांधी को खास अनुभव नहीं है और अनुभव नहीं होने का निर्देशन के लिए वह उन वरिष्ठ नेताओं पर निर्भर रहेगी, इसलिए वरिष्ठ नेताओं ने इंदिरा गांधी का साथ दिया था। आगे 15 प्रश्न, कांग्रेस की आंतरिक फूट है और राष्ट्रपति के निर्वाचन में किस प्रकार उभर कर सामने आई? जो कांग्रेस की आंतरिक फूट है वो 1969 का जो राष्ट्रपति चुनाव उसमें इंदिरा गांधी ने निर्दलीय उम्मीदवार वीवी गिरी का साथ दिया, जिससे कांग्रेस पार्टी के अधिकृत उम्मीदवार नीलम संजीव रेड्डी थे वो हार गए थे। ये चुनाव श्रीमती इंदिरा गांधी कांग्रेस में वर्चस्व स्थापित करने में मेल का पत्र साबित हुआ, यानी इससे यह साबित हो गया था कि कांग्रेस पार्टी में इंदिरा गांधी का एक चमत्कारिक नेतृत्व है और इस चुनाव में कांग्रेस की फूट है वो उभर कर सामने आई, यानी कांग्रेस अब है वो दो भागों में बंट जाएगी, कांग्रेस एक साथ है वो नहीं रह सकती। 16 प्रश्न है, 1967 में कांग्रेस के हार के क्या कारण थे? यानी 1967 में कांग्रेस को सीटें कम प्राप्त हुई, कई राज्यों में सरकारें भी नहीं बनी, इसका क्या कारण था? इसका पहला कारण है देश की खराब स्थिति और इंदिरा गांधी को राजनीतिक अनुभव है वो कम था। इंदिरा गांधी को राजनीतिक अनुभव की कमी थी, क्योंकि 1960 में ही प्रधानमंत्री बने थे और 67 में हाथों हाथ चुनाव हो गए थे। राजनीतिक अनुभव कम होने के कारण है वो कांग्रेस हार गई थी। राम मनोहर लोहिया की जो गैर कांग्रेसवादी अवधारणा थी उसके कारण भी लोग कांग्रेस के खिलाफ आ गए थे। अकाल और सूखे की स्थिति थी, इसके प्रबंधन में सरकार असफल रही, इस कारण भी कांग्रेस हारी थी। चीन और पाकिस्तान के साथ युद्ध के कारण देश की खराब आर्थिक स्थिति थी, इस कारण भी कांग्रेस पार्टी की हार हुई थी। ये हार के कारण आपको पता होना चाहिए 1971 में कांग्रेस पार्टी की भारी मतों से जीत क्यों हुई, इसका भी कारण आपको पता होना चाहिए। आगे 17 प्रश्न है, दल बदल क्या? कोई निर्वाचित जनप्रतिनिधि जिस पार्टी की टिकट से जीता उस पार्टी को छोड़कर अगर दूसरी पार्टी में शामिल हो जाता है तो उसे दल बदल कहा जाता है, ये आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। इस प्रकार इस अध्याय में हमने अति महत्वपूर्ण प्रश्न देखे, यदि आप ये इतने प्रश्न याद कर लोगे तो आपके 5 में से 5 नंबर इस अध्याय में से कोई लाने से नहीं रोक सकता। आगे जो छठा अध्याय है वो लोकतांत्रिक व्यवस्था के संकट है, इसमें भी 1-2 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा, 1-3 नंबर का, यानी इस अध्याय से आपके छोटा प्रश्न है वो कोई भी नहीं पूछा जाएगा। एक लघु उत्तरात्मक और दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न पूछा जाएगा, दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न अथवा में और पूछा जाएगा। इसकी शब्द सीमा है वो 100 रहने वाली, यानी आपको 8 से 10 लाइन में उत्तर देना है। लघु उत्तरात्मक का 3 से 4 लाइन में उत्तर देना है। इसमें लघुत्तरात्मक में पहला है नागरिक स्वतंत्रता से क्या अभिप्राय है? नागरिक स्वतंत्रता से आशय उस स्वतंत्रता से जिसने व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान किया है, यानी स्वतंत्रता की वह स्थिति जिसमें व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए पर्याप्त अवसर है वो उपलब्ध हो।
दूसरे, आपातकाल के दौरान जयप्रकाश नारायण की क्या भूमिका थी? जब आपातकाल था उस समय जेपी नारायण की क्या भूमिका थी? जेपी नारायण ने संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया। ये आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना, जो संपूर्ण क्रांति उसका आह्वान जेपी नारायण ने किया था। उसके नेतृत्व में पीपुल्स फ्रंट ने गुजरात राज्य का चुनाव जीता था। 1975 में इंदिरा गांधी ने आपातकाल की घोषणा की, जिसके अंतर्गत जेपी सहित 600 से अधिक नेताओं को बंदी बनाए गए और प्रेस पर सेंसरशिप लागू कर दी गई। यानी जेपी नारायण ने वो संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया और उसके बाद इंदिरा सरकार ने वो जेपी नारायण सहित 600 नेताओं को गिरफ्तार कर लिया था। आगे तीसरा प्रश्न है, नक्सलवादी आंदोलन क्या है? पश्चिम बंगाल के जो पर्वतीय जिले दार्जिलिंग के नक्सलवादी पुलिस थाने के इलाके में 1967 में किसान विद्रोह उठ खड़ा हुआ। इस विद्रोह की अगुवाई मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के स्थानीय काडर के लोग करे थे। इसे नक्सलवादी आंदोलन के नाम से जाना जाता है। हालांकि ये आपके सिलेबस में नहीं है, कटा हुआ, तो आपसे पूछने की संभावना है वो कम बनती है। आगे चौथा प्रश्न है, गुजरात और बिहार के आंदोलन और राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह आंदोलन किसने और क्यों आयोजित किया? यह अति महत्वपूर्ण आपसे पूछा जा सकता है कि गुजरात और बिहार के आंदोलन है वो क्यों हुए थे, इसके क्या कारण थे और इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? ये राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह आंदोलन जेपी नारायण के द्वारा इंदिरा गांधी के इस्तीफे के लिए आयोजित की गई। इसमें लोगों से 25 जून 1975 को बड़े पैमाने पर प्रदर्शन द्वारा अवैध और अनैतिक आदेशों का पालन नहीं करने की अपील की। इन आंदोलनों ने कांग्रेस के खिलाफ देश का राजनीतिक माहौल है वो बदल दिया था। पांचवा प्रश्न है, 1975 में आपातकाल के परिणामों का मूल्यांकन करें। यानी जो 1975 में राष्ट्रीय आपातकाल लगा था उसके परिणाम कौन कौन से निकले, यानी इसके परिणाम कौन कौन से थे? आपातकाल ने लोगों की नागरिक स्वतंत्रता को प्रभावित करता है। इसने जनसंचार माध्यमों के कामकाज को भी प्रभावित किया, यानी लोगों की स्वतंत्रता को प्रभावित किया। एक जो जनसंचार माध्यम है उनके कार्य को भी प्रभावित किया। जो मीडिया है उन पर भी प्रेस सेंसरशिप लागू कर दी गई थी, जिसने प्रेस और समाचार पत्रों की स्वतंत्रता पर रोक लगा दी। कई याचिकाएं दायर करने के बावजूद सरकार ने दावा किया कि जो गिरफ्तार व्यक्ति है उनको गिरफ्तारी का आधार बताना है वो जरूरी नहीं है। ये आपातकाल के परिणाम आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। छठा है, 1975 में आपातकाल की घोषणा करते हुए सरकार ने क्या कारण बताई? यानी आपातकाल के कारण है वो कौन कौन से थे? सरकार का मानना था कि जो विपक्षी दल है सरकार की अपनी नीतियों के अनुसार काम नहीं करने दे रहे, बार बार धरना प्रदर्शन और सामूहिक कार्यवाही से लोकतंत्र को खतरा बना रहता है। सरकार का मानना है कि भारत की एकता के विरुद्ध साजिश रची जा रही है, यानी भारत को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है और विरोध पर प्रतिबंध लगाया जाना जरूरी है। इस कारण सरकार ने आपातकाल लागू किया था। आगे सातवां प्रश्न है, लोकनायक जयप्रकाश नारायण के बारे में बताइए। यानी जेपी नारायण है वो कौन थे? लोकनायक जयप्रकाश नारायण भारतीय स्वतंत्रता सेनानी और राजनेता के रूप में जाने जाते हैं। 1970 में इंदिरा गांधी के विरुद्ध विपक्ष का नेतृत्व करने के कारण भी प्रसिद्ध है। यानी 1970 में इंदिरा गांधी के खिलाफ सबसे प्रबल, तेज तर्रार और विपक्षी नेता थे। इंदिरा गांधी को पद से हटाने के लिए भी उन्होंने संपूर्ण क्रांति नामक आंदोलन भी चलाया था। आठवां प्रश्न है, केशवानंद भारती के वाद में न्यायपालिका का क्या निर्णय था? यह अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय की 13 न्यायाधीशों की पीठ ने अपने संवैधानिक रुख में संशोधन करते हुए कहा कि संसद एवं संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है। एकमात्र प्रतिबंध यह है कि इसे जो संविधान का मूल ढांचा है वो प्रभावित नहीं होना चाहिए। 1973 में न्यायाधीश सीकरी और अन्य 12 न्यायाधीशों ने यह महत्वपूर्ण निर्णय सुनाया था। नौवां प्रश्न है, 1974 की रेल हड़ताल के बारे में बताइए। यह अति महत्वपूर्ण आपसे पूछा जा सकता है क्योंकि यह आपातकाल के महत्वपूर्ण कारण है। जो गुजरात और बिहार का छात्र आंदोलन है, रेल हड़ताल है। 1974 में भारत के सबसे बड़े सार्वजनिक उद्यम के करीब 17 लाख कर्मचारी बोनस और सेवा शर्तों के संबंध में अपनी मांगे मनवाने के लिए सरकार के खिलाफ 20 दिन तक हड़ताल पर गए थे। इसका नेतृत्व है वो जॉर्ज फर्नांडिस ने किया था, लेकिन सरकार ने कोई भी मांगे नहीं मानी और पुनः कर्मचारी अपने काम पर लौट आए थे। आगे 10वां प्रश्न है, आपातकाल की जांच के लिए जो गठित आयोग है उस पर टिप्पणी लिखी। यानी आपातकाल की जांच के लिए एक आयोग का गठन किया गया, उसने कौन सी रिपोर्ट प्रस्तुत की? मई 1977 में जनता पार्टी की सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश जेसी शाह की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया, जिसका कार्य 1975 का जो आपातकाल है उसके दौरान की गई कार्यवाही, जो सत्ता का दुरुपयोग किए गए अत्याचार और कदाचार के जो विविध पहलू थे उनकी जाँच करना था। यानी जो आपातकाल था उसकी जांच करने के लिए एक जय शाह नामक आयोग का गठन किया गया। इसने जो आपातकाल के कारण थे उसके दौरान सत्ता का किस प्रकार दुरुपयोग किया, इन सभी बिंदु पर है वो जांच की थी। आगे 11वां प्रश्न, बिहार आंदोलन के बारे में लिखो। जो बिहार आंदोलन है मार्च 1974 में, ये आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना। बिहार में 3 वर्ड है तो आपको 30 महीना आएगा। मार्च और गुजरात है वो गुजरात में 4 अक्षर आते हैं और जनवरी महीने में भी 4 अक्षर आते हैं। जो गुजरात आंदोलन है वो जनवरी 1974 में हुआ था, यानी इन दोनों के बीच केवल 2 महीने का अंतर था। बिहार आंदोलन मार्च 1974 में बढ़ती हुई कीमतें, खाद्यान्न के अभाव, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के खिलाफ बिहार के छात्रों ने आंदोलन छेड़ दिया था। इसके मुख्य कारण है वो बढ़ी हुई कीमतें, खाद्यान्न का अभाव था, बेरोजगारी थी और भ्रष्टाचार थी। इस कारण छात्रों ने आंदोलन किया। जो आंदोलन की अगुवाई के लिए जेपी नारायण को बुलावा भेजा और आंदोलन हिंसक और बिहार तक सीमित नहीं होगा, इसे राष्ट्रव्यापी बनाया जाए, इस शर्त पर जेपी नारायण ने वो बुलावे स्वीकार किया और आंदोलन का नेतृत्व किया। 12वां प्रश्न है, जेपी नारायण ने सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए किसका आह्वान किया? जेपी नारायण सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक दायरे की संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया। यानी संपूर्ण क्षेत्र में वो क्रांति होनी चाहिए।
13वां प्रश्न है, आपातकाल के पश्चात चुनाव में कांग्रेस किन राज्यों में हारी और कहाँ कांग्रेस और साथी दलों को भारी विजय मिली। आपातकाल के बाद उत्तर भारत के जो राज्य जैसे बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और मध्य प्रदेश में बुरी तरह हारी थी, लेकिन जो दक्षिण भारत के राज्य महाराष्ट्र, उड़ीसा और कर्नाटक में भारी मतों से कांग्रेस को जीत हासिल हुई थी। यानी उत्तरी भारत में कांग्रेस हारी और दक्षिण भारत में कांग्रेस की है वो स्थिति अच्छी थी। कहा जाता है कि जो दिल्ली से हावड़ा जाने वाली ट्रेन थी वो किसी भी कांग्रेस शासित राज्य से नहीं गुजरती थी। हावड़ा है वो पश्चिम बंगाल में, यानी जब दिल्ली से जाती तो उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल होकर जाती, उसके बीच में कोई भी कांग्रेस शासित राज्य है वो नहीं आता। बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान और मध्य प्रदेश में कांग्रेस है वो बुरी तरह हारी थी। 14वां प्रश्न, किस कारण से जनता पार्टी की सरकार 1980 में ही गिर गई और मध्यावधि चुनाव करवाने पड़े। यानी 1980 में जनता पार्टी की सरकार क्यों गिरी या 1980 में मध्यावधि चुनाव क्यों करवाने पड़े। जनता पार्टी के पास किसी दिशा नेतृत्व या एक साझे कार्यक्रम का अभाव था, यानी कोई प्रबल नेतृत्व है वो नहीं था। जनता पार्टी की सरकार कांग्रेस द्वारा अपनाई गई नीतियों में कोई बुनियादी खास बदलाव है वो नहीं ला सकी, जिससे जनता पार्टी है वो बिखर गई और 1980 में देश में फिर से चुनाव कराने पड़े। एक तो जनता पार्टी बिखर गई, एक उसके पास कोई भी साझा कार्यक्रम नहीं था, एक कोई प्रबल है वो नेतृत्व नहीं था और कोई खास सुधार है वो नहीं कर पाई, इस कारण जनता पार्टी की सरकार गिर गई थी। आगे 15वां प्रश्न, आपातकाल की घोषणा से संघीय ढांचे पर क्या प्रभाव पड़ता है। जो संघीय व्यवस्था उस पर क्या प्रभाव पड़ता है। आपातकाल की घोषणा से शक्तियों के बंटवारे का जो संघीय ढांचा व्यवहारिक तौर पर निष्प्रभावी हो जाता है। सारी शक्तियां केंद्र सरकार के पास चली जाती है, राज्य सरकार के पास कोई भी शक्ति है वो नहीं रहती है। आगे 16वां प्रश्न, भारत में प्रथम गैर कांग्रेस सरकार कब और किसके नेतृत्व में बनी। जो पहली गैर कांग्रेस सरकार है 1977 में जनता पार्टी की बनी थी और मोरारजी देसाई के नेतृत्व में बनी थी, यानी प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई बने थे। आगे है वो दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न है, यानी 3 नंबर का प्रश्न है। ये आपके या तो हम पूछे जाएंगे या 2 प्रश्न दिए होंगे, दोनों में से आपको कोई एक करना है। इसमें पहला है प्रतिबद्ध न्यायपालिका से आप क्या समझते हैं। प्रतिबद्ध न्यायपालिका का अर्थ है कि न्यायपालिका का आचरण और सोच है वो सरकार की नीतियों के अनुसार हो, या न्यायपालिका सरकार के क्या अनुसार कार्य करे। न्यायपालिका के फैसले और सरकार की नीतियों के समर्थन करने वाले प्रतीत और प्रतिबद्ध न्यायपालिका की शुरुआत केशवानंद भारतीवाद के निर्णय के बाद से मानी जाती है, जब सरकार के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश के पद पर अजीत नाथ रे की नियुक्ति और 3 वरिष्ठ न्यायाधीशों की अनदेखी करके की गई थी। जो 3 वरिष्ठ न्यायाधीश थे उनको अनदेखी करके जो 4थे वरिष्ठ न्यायाधीश अजीत नाथ रे जो सरकार के पक्ष के थे उनकी नियुक्ति की गई। इसके पश्चात न्यायपालिका आपातकाल के दौरान स्वतंत्र होकर नागरिकों के अधिकारों की रक्षा में सक्रिय भूमिका है वो नहीं निभा पाई। इस कारण से प्रतिबद्ध न्यायपालिका कहा जाता है, क्योंकि ये सरकार का पक्ष लेने वाली न्यायपालिका थी, ये नागरिकों के अधिकारों का रक्षा नहीं कर पाई। दूसरा प्रश्न है 1975 का आपातकाल कौन से अनुच्छेद के तहत लगाया गया। इस अनुच्छेद में क्या प्रावधान है। जो 1975 का आपातकाल लगाया गया था वो अनुच्छेद 352 के तहत लगाया गया। इस अनुच्छेद में प्रावधान है कि आपातकाल तभी लगाया जा सकता है जब देश पर कोई बाहरी आक्रमण हो या युद्ध की स्थिति हो या सशस्त्र विद्रोह, उसी समय आपातकाल लगाया जा सकता है। आगे 30वां प्रश्न, आपातकाल के दौरान प्रमुख घटनाक्रमों पर प्रकाश डालिए। 26 जून 1975 को आंतरिक गड़बड़ी को आधार मानकर आपातकाल की घोषणा की गई। आपातकाल के दौरान जहां 20 सूत्री कार्यक्रम जैसे कल्याणकारी कार्यों घोषणा की गई, वहीं प्रेस की सेंसरशिप, विरोधी दल के नेताओं को जेल में डालना, उन पर राजद्रोह जैसे मुकदमे लगवाकर प्रताड़ित करना जैसे कार्य भी हुए। वही जो प्रतिबद्ध नौकरशाही है, प्रतिबद्ध न्यायपालिका जैसे विचार भी अस्तित्व में आए, ये आपातकाल के दौरान महत्वपूर्ण घटनाक्रम हुए थे। आगे चौथा प्रश्न, आपातकाल के बाद भारतीय शासन व्यवस्था में क्या परिवर्तन आए। आपातकाल से भारतीय लोकतंत्र की ताकत और कमजोरी उजागर हो गई, यानी लोकतंत्र है वो किस पक्ष में मजबूत है और किस पक्ष में कमजोर है। जो कमजोरी है उसको दुरुस्त करने का प्रयास किया गया। इससे ये सिद्ध हो गए कि भारत से लोकतंत्र को विदा करना है वो बहुत ही मुश्किल है। अब अंदरूनी आपातकाल सिर्फ है सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में ही लगाया जा सकता है। इसके लिए अभी आवश्यक कर दिया गया है कि इसकी सलाह वो मंत्रिमंडल राष्ट्रपति को लिखित में दे, तभी है वो आपातकाल लगाया जा सकता है। इसके बाद हर नागरिक के अधिकारों के प्रति अधिक सचेत हो गया है। आपातकाल के बाद जो न्यायपालिका है वो व्यक्ति के नागरिक अधिकारों की रक्षा में सक्रिय भूमिका निभाने लगी है। ये आपातकाल के परिणाम आए और इसके बाद ये भारतीय शासन व्यवस्था में परिवर्तन आए। 5वां प्रश्न है, आपातकाल के संदर्भ में क्या विवाद है और आपकी नज़र में क्या आपातकाल का निर्णय आवश्यक या गैर जरूरी था। आपातकाल भारतीय राजनीति का सर्वाधिक विवादास्पद प्रकरण है, क्योंकि ये हमेशा विवाद का मुद्दा रहा है। आपातकाल की घोषणा को लेकर अलग अलग दृष्टिकोण है। प्रक्रियात्मक रूप से आपातकाल की घोषणा संवैधानिक दायरे के अंदर थी। तत्कालीन परिस्थितियाँ ऐसी होती जा रही थी जिससे देश के अंदर एक संकट पैदा हो सकता था, अराजकता उत्पन्न हो सकती थी, व्यवस्था का संकट पैदा हो सकता है। परंतु इसे जिस प्रकार से लागू किए गए, जैसे प्रशासनिक आदेशों को लागू करने में अति की गई, निवारक नजरबंदी कानून का दुरुपयोग किया गया, शासन द्वारा राजनीतिक कार्यकर्ताओं, राजनीतिक दलों, दबाव समूह के प्रति जो दंडात्मक व्यवहार अपनाया गया, ये अनावश्यक और गैर लोकतांत्रिक था। यानी जो आपातकाल है वो लागू करना संवैधानिक दायरे के अंतर्गत था, लेकिन इसमें अति की गई जो शासन था, जो सत्ता थी, उसका दुरुपयोग किया गया, ये है वो अनावश्यक और गैर लोकतांत्रिक था। शाह आयोग ने भी इसे गैर जरूरी माना है, यानी जो आपातकाल है वो गैर जरूरी था। आगे 6वां प्रश्न है, नक्सलवादी आंदोलन पर टिप्पणी लिखिए। ये आपके सिलेबस में नहीं है तो आपसे नहीं पूछा जाएगा। आगे 7वां प्रश्न है कि 1975 के
आपातकाल के तात्कालिक कारण क्या थे, यानी 1975 का आपातकाल का सबसे बड़ा कारण कौन सा था। 12 जून 1975 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जगमोहन लाल सिन्हा ने समाजवादी नेता राजनारायण की याचिका पर इंदिरा गांधी के चुनाव को अवैधानिक ठहराते हुए उसके संसद में जाने की रोक लगा दी। यानी 12 जून 1975 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जगमोहन लाल सिन्हा ने फैसला सुनाया कि राजनारायण ने याचिका दायर की, ये याचिका है वो सही है। इंदिरा गांधी सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करते हुए गैर कानूनी तरीके से चुनाव जीता, इसलिए उनके संसद में जाने पर रोक लगा दी। लेकिन अगले ही दिन यानी 24 जून 1975 को इंदिरा गांधी ने सर्वोच्च न्यायालय से स्थगन प्रस्ताव ले आई, यानी जो सर्वोच्च न्यायालय ने हाईकोर्ट का जो निर्णय था उस पर रोक लगा दी। अगले दिन 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी ने राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद से आपातकाल की घोषणा करवा दी। यानी सबसे बड़ा कारण है वो इलाहाबाद उच्च न्यायालय के द्वारा इंदिरा गांधी के संसद में रोक लगाने का कारण था। आगे 8वां प्रश्न, आपातकाल की घोषणा क्यों की गई, यानी इसके कारण क्या था। जो जगमोहन लाल सिन्हा ने निर्वाचन को असंवैधानिक करार दिया, जयप्रकाश नारायण और विपक्षी दलों ने इंदिरा गांधी पर इस्तीफे का दबाव डाला। यानी जयप्रकाश नारायण और जो विपक्षी नेता थे उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी को इस्तीफा देना चाहिए। जयप्रकाश नारायण ने सेना, पुलिस और सरकारी कर्मचारियों से आह्वान किया कि वे सरकार के अनैतिक और जो गैर कानूनी कार्य उनका समर्थन न करें, इससे सरकारी काम ठप होने का अंदेशा पैदा हुआ और परिणाम स्वरूप आपातकाल की घोषणा की गई। 9वां प्रश्न, 42वें संविधान संशोधन के दौरान संविधान में कौन कौन से प्रमुख परिवर्तन किए गए, ये अति महत्वपूर्ण आपसे पूछा जा सकता है। जो 42वां संविधान संशोधन है उसको मिनी संविधान भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें संविधान में बहुत बड़े बदलाव किए गए। इस संशोधन के दौरान संविधान में अनेक परिवर्तन किए गए, जैसे जो लोकसभा कार्यकाल था वो 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया। संविधान में वो नागरिकों के 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए, जो 11वां मूल कर्तव्य 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद के निर्वाचन को न्यायालय में है वो चुनौती नहीं दी जा सकती। ये 3 बड़े बदलाव है वो किए गए थे। 10वां प्रश्न है, 1977 के चुनाव के 2 महत्वपूर्ण परिणाम लिखिए। यानी 1977 का जो चुनाव था उसके महत्वपूर्ण परिणाम कौन कौन से थे। पहले 1977 के चुनाव भारत में पहली बार गैर कांग्रेस सरकार का गठन हुआ, यानी लोकसभा में सबसे पहले वो कांग्रेस को हार खानी पड़ी और जो गैर कांग्रेस सरकार है उसका गठन हुआ। कांग्रेस के एक अधिकार की समाप्ति हुई, नागरिक स्वतंत्रता के लिए लोगों के वो अलग अलग संघ बने थे। आगे 11वां प्रश्न, निवारक नजरबंदी से आप क्या समझते हैं, आपातकाल में इसका किस तरह प्रयोग किए गए। निवारक नजरबंदी में किसी व्यक्ति को इसलिए गिरफ्तार नहीं किया जाता कि उसने कोई अपराध किया, बल्कि जिस व्यक्ति पर शक या संदेह हो कि ये अपराध कर सकता है उसे भी गिरफ्तार किया जाता है। इसकी अधिकतम अवधि है वो 3 वर्ष की होती है। 1975 के आपातकाल के दौरान इसका व्यापक यानी बड़े स्तर पर इस्तेमाल किया गया। इस कानून के तहत 676 विपक्षी नेता और 1,11,000 सामान्य लोगों को जबरदस्ती गिरफ्तार करके जेलों में डाल दिए गए हैं। सरकार को लगा कि ये सरकार के खिलाफ आवाज़ उठा सकता है, उनको निवारक नजरबंदी के तहत गिरफ्तार कर लिया गया। ये अधिकतम 3 वर्षों के लिए गिरफ्तार किया जा सकता है। आगे 12वां प्रश्न, गुजरात आंदोलन पर टीम ने लिखे। जनवरी 1974 में गुजरात के छात्रों ने खाद्यान्न, खाद्य तेल और अन्य आवश्यक वस्तुओं की बढ़ती कीमतों और उस पदों पर जारी जो भ्रष्टाचार था उसके खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया था। ये आंदोलन इतना तीव्र था कि गुजरात में कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री चिमनभाई पटेल को अपना त्यागपत्र देना पड़ा। गुजरात में राष्ट्रपति शासन यानी अनुच्छेद 356 के तहत राज्य आपातकाल लागू कर दिया गया था। जून 1975 में गुजरात में चुनाव हुए जिसमें कांग्रेस है वो हार गई थी। ये गुजरात और बिहार आंदोलन में अंतर आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना। जो बिहार आंदोलन है वो मार्च में हुआ था, गुजरात आंदोलन जनवरी में हुआ था। इसके 3 कारण है वो समान थे। जो गुजरात आंदोलन है उसमें खाद्य तेल की कीमत है वो शामिल थी, जबकि बिहार आंदोलन बेरोजगारी है वो प्रमुख थी, बाकी है वो सेम है। यहाँ पर जो नेतृत्वकर्ता अधिक मुख्यतः है वो थे मोरारजी देसाई थे, और जो बिहार है उसमें नेतृत्वकर्ता जेपी नारायण थे। ये 4 अंतर है आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। 13वां प्रश्न है, भारत में 1977 में प्रथम गैर कांग्रेस सरकार बने कारण क्या था। यानी 1977 में कांग्रेस पार्टी हार गई, पहली गैर कांग्रेस सरकार बनी, इसका कारण क्या था। इसका पहला कारण है 1975 का आपातकाल। 1975 के आपातकाल के दौरान इंदिरा गांधी ने भारतीय जनता पर निवारक नजरबंदी, प्रेस सेंसरशिप और अनिवार्य पुरुष नसबंदी कार्यक्रम के द्वारा काफी अत्याचार किए, जिसके कारण जनता ने कांग्रेस को नकार दिया। लोकतंत्र बचाओ का आह्वान, 1975 के चुनाव में सभी जो विपक्षी दलों जनता पार्टी गठन कर जनता से लोकतंत्र बचाने का आह्वान किया कि और जनता को जो आपातकाल के दौरान की गई ज्यादतियां थी उनके बारे में जागरूक किया। कांग्रेस नीतियों की सफलता, 1971 चुनाव समय इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया और अनेक नीतियों की घोषणा की, लेकिन कांग्रेस इन नीतियों को सही ढंग से क्रियान्वित नहीं कर पाई। इस कारण है वो कांग्रेस हार गई थी, प्रथम गैर कांग्रेसी सरकार बनी। आपसे कोई भी कारण पूछे तो आपको उसके कम से कम 3 कारण है वो बताना है, क्योंकि ये प्रश्न 3 नंबर का रहने वाला है। आगे 14 प्रश्न है, 1975 के आपातकाल के परिणाम बताइए। यानी आपातकाल के परिणाम कौन कौन से हुए। इसमें पहला है राजनीतिक गतिविधियों पर रोक। भारत में 1975 के आपातकाल के दौरान राजनीतिक गतिविधियां थी उन पर रोक लगा दी गई। भारत में इस समय नागरिकों को अपनी मांगों के लिए धरना प्रदर्शन, हड़ताल और सरकार विरोधी जो आंदोलन थे उनकी अनुमति नहीं थी। धार्मिक संगठन थे उन पर प्रतिबंध लगा दिया। आपातकाल के दौरान सरकार ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संगठन यानी आरएसएस और जमाते इस्लामी जैसे जो धार्मिक संगठन थे उस पर भी प्रतिबंध लगा दिया। प्रेस सेंसरशिप कानून, 75 के आपातकाल के दौरान सरकार ने समाचार पत्रों पर प्रेस सेंसरशिप कानून लगा दिया गया। यानी
समाचार पत्र यदि कोई भी खबर है वो प्रकाशित करेंगे तो पहले उसको सरकार से अनुमति लेनी पड़ेगी। समाचार पत्र है वो सरकार की आलोचना नहीं कर सकते और समाचार पत्रों को सरकार के खिलाफ कुछ भी छापने से पहले सरकार की अनुमति लेनी है वो जरूरी थी। इस प्रकार प्रेस की आज़ादी थी उस पर भी प्रतिबंध लगा दिया था। ये जो आपके छठा अध्याय था उससे हमने अति महत्वपूर्ण प्रश्न देखे। आगे जो 7वां अध्याय है क्षेत्रीय आकांक्षा है उसमें से भी 5 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे, 3 1-1 नंबर के छोटे प्रश्न और 1-2 नंबर का लघुतरात्मक प्रश्न पूछा जाएगा। इस अध्याय से कोई बड़ा प्रश्न है वो नहीं पूछा जाएगा। इसमें एक एबिसैडिक प्रश्न पूछा जाएगा। इसमें भारत में आज़ादी के बाद कौन से दशक को स्वायत्तता की मांग का दशक कहा जाता है, यानी किस दशक में सबसे अधिक स्वतंत्रता की मांग उठी थी। जो 1980 का दशक है उसे स्वायत्तता की मांग का दशक कहा जाता है। किस वर्ष पंजाब और हरियाणा राज्य का निर्माण हुआ। पंजाब और हरियाणा राज्य का निर्माण है 1966 में हुआ था। ये पंजाब से दोनों अलग हुए थे। 30वां प्रश्न, हिंदी को राजभाषा बनाने के खिलाफ आंदोलन मुख्य रूप से किस राज्य में चलाए गए। जब हिंदी को राजभाषा बनाया जा रहा है तो सबसे अधिक प्रबल विरोध है वो तमिलनाडु राज्य ने किया था। 4था प्रश्न, कश्मीर पर कब्जा करने के लिए पाकिस्तान ने कबायली घुसपैठिए कब भेजे थे। कश्मीर पर कब्जा करने के लिए जो पाकिस्तान ने कबायली घुसपैठिए थे वो अक्टूबर 1947 में भेजे थे। इन्हीं कबायली घुसपैठियों के दबाव में आकर सरकार ने वहाँ पर हरि सिंह से अनुमति लेकर भारत सरकार ने सेना भेजी और कश्मीर को भारत में मिला लिया। जम्मू और कश्मीर राज्य के प्रधानमंत्री का जो पद नाम बदल कर मुख्यमंत्री कब किए गए। पहले जो जम्मू कश्मीर का मुखिया था उसका नाम प्रधानमंत्री होता था। 1965 में इसका नाम बदल कर मुख्यमंत्री किया गया। छठा प्रश्न है, ऑपरेशन ब्लू स्टार का संबंध कौन से राज्य से। यह अति महत्वपूर्ण आपसे पूछा जा सकता है। जो ऑपरेशन ब्लू स्टार है वो पंजाब से संबंधित है। राजीव गांधी और लाल डेंगा के बीच शांति समझौता कब हुआ था। राजीव गांधी और लाल डेंगा के बीच जो शांति समझौता 30 जून 1986 हुआ था। सिक्किम को भारत के कौन सा नंबर का राज्य बनाया गया। जो सिक्किम है भारत का 22वां राज्य है वो बना था। भारत के कौन सा राजनेता खुली अर्थव्यवस्था और कंप्यूटर प्रौद्योगिकी के समर्थक थे। जो राजीव गांधी है वो खुली अर्थव्यवस्था यानी प्राइवेट सेक्टर के और कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के प्रबल समर्थक थे। युवा को पुर्तगालियों से आज़ाद करवाकर भारतीय संघ में कब शामिल किया गया। जो गोवा था उसको पुर्तगालियों से आज़ाद करवाकर 1961 में भारत में शामिल किए गए। पहले ये पुर्तगालियों के अधीन था। 11वां प्रश्न, डीएमके के प्रणेता कौन थे। जो द्रविड़ मुनेत्र कषगम पार्टी उसके प्रणेता है वो ईवी रामास्वामी नायकर थे। 12वां प्रश्न, 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर राज्य को पुनर्गठित करके किन 2 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया। 2 केंद्र शासित प्रदेश, एक जम्मू कश्मीर और एक लद्दाख बनाए गए। ये आपको ध्यान में रखना रही है। 5 अगस्त 2019 को किया गया था। पहले ये जम्मू कश्मीर एक राज्य था और वर्तमान में 2 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख है। 13वां प्रश्न, पेरियार के नाम से किसे जाना जाता है। यह अति महत्वपूर्ण है, पिछली परीक्षा में पूछा गया है। पेरियार के नाम से जो ईवी रामास्वामी नायकर है वो प्रसिद्ध है। 14वां प्रश्न, राज्यों की सीमा में परिवर्तन किसके द्वारा किया जाता है। जो राज्यों की सीमा में परिवर्तन है संसद में विधेयक के द्वारा किया जाता है, यानी पहले संसद में इसके लिए कानून बनाया जाता है फिर उसमें परिवर्तन किया जा सकता है। सिक्किम को राज्य है वो कब बनाया गया। जो सिक्किम है वो भारत का 22वां राज्य बना था। इसको मई 1975 में है वो राज्य बनाया गया। सिक्किम को है भारत में मिलाने का श्रेय श्रीमती इंदिरा गांधी को जाता है। 16वां प्रश्न, आत्मसम्मान आंदोलन के जनक कौन थे। जो आत्मसम्मान आंदोलन है उसके जनक ईवी रामास्वामी नायकर थे जो पेरियार नाम से प्रसिद्ध थे। ये आत्मसम्मान आंदोलन है, अति महत्वपूर्ण, आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। आगे 17वां प्रश्न है, असम के जनजातीय नेताओं ने असम से अलग होने के लिए कौन से संगठन की स्थापना की। जो असम के जनजातीय नेता है उन्होंने असम से अलग होने के लिए ईस्टर्न इंडिया ट्राइबल यूनियन का गठन किया था। आसू और असम गण संग्राम परिषद ने मिलकर कौन से राजनीतिक दल का गठन किया। जो आसू एक छात्रों का संगठन था और असम गण संग्राम परिषद ये एक राजनीतिक पार्टी थी। इन्होंने मिलकर एक राजनीतिक दल का गठन किया जिसे असम गण परिषद कहा गया। आगे रिक्त स्थान है, इसमें पहला है भारत की आज़ादी के समय जम्मू और कश्मीर का शासक है वो महाराजा हरि सिंह था। जम्मू कश्मीर का प्रथम प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद अब्दुल्ला था। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी का नेता था। प्रधानमंत्री के पदनाम को बदलकर मुख्यमंत्री करने के बाद जम्मू कश्मीर का जो पहला मुख्यमंत्री है वो गुलाम मोहम्मद सादिक बना था। ये कांग्रेस पार्टी का था। आगे 4था प्रश्न है, खालिज प्रस्ताव के तहत पंजाब में क्षेत्रीय स्वायत्तता की मांग उठाई गई। यह क्षेत्र को अधिक स्वतंत्रता देने की मांग उठाई गई। जो आनंदपुर शाही प्रस्ताव था ये 1973 में पारित हुआ। ये अकाली दल के द्वारा पारित किए गए। इसमें वो पंजाब में क्षेत्रीय स्वायत्तता की मांग उठाई गई। यह आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। जो आनंदपुर शाही प्रस्ताव 1973 में पारित हुआ, ये अकाली दल के द्वारा पारित किया गया था। 5वां प्रश्न, भारत में क्षेत्रीयतावादी भावनाओं को लेकर जो चलाया गया पहला आंदोलन कौन सा था। क्षेत्रीयतावादी आंदोलन यानी क्षेत्र दूसरे से अलग थलग महसूस करता है, ये अलग होना चाहता है, इसको लेकर चलाया गया जो पहला आंदोलन है वो द्रविड़ आंदोलन था। ये दक्षिण भारत में चलाया गया। पंजाब में अमन कायम करने के लिए 1985 में कौन सा समझौता हुआ। 1985 में पंजाब समझौता हुआ जो राजीव और हरचंद सिंह लोंगेवाला के मध्य हुआ था। भारत के खालिज क्षेत्र को 7 बहनों के नाम से जाना जाता है। भारत का जो पूर्वोत्तर क्षेत्र है उनको 7 बहनों के नाम से जाना जाता है। ये 7 बहनों के जो राज्य आपको मैप में भी दर्शाने आने चाहिए। 8वां प्रश्न है, भारत के खालिज को दक्षिण पूर्व एशिया का प्रवेश द्वार कहा जाता है। भारत का जो पूर्वोत्तर भाग है उसको दक्षिण पूर्व एशिया का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद खालिज प्रधानमंत्री बने। जब 1984 में इंदिरा गांधी की निधन हो गया था उसके बाद है वो राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने थे। मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय थे उनको 1972 में राज्य बनाया गया। और जो मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश है उनको 1987 में राज्य बनाए गए। इनका आपको
विशेष रूप से ध्यान रखना। 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम द्वारा अनुच्छेद जो 370 था यानी धारा 370 थी उसको समाप्त कर दिया गया। 12 और 31 स्थान है जून 2014 को खालजा को आंध्र प्रदेश से विभाजित कर राज्य बनाया गया। जून 2014 को जो तेलंगाना था उसको आंध्र प्रदेश से विभाजित करके एक अलग राज्य बनाया गया। आगे अति लघुत्मक प्रश्न है, इसमें पहला है किस प्रकार की शासन प्रणाली है क्षेत्रीयता को राष्ट्र विरोधी नहीं मानती। जो लोकतंत्रात्मक प्रणाली है वो क्षेत्रीयता को राष्ट्र विरोधी नहीं मानती, ये मानती है कि राष्ट्र के लिए जरूरी है राष्ट्र में क्षेत्रीयता होनी चाहिए, प्रत्येक क्षेत्र की अपनी अलग विशिष्ट पहचान होनी चाहिए। महाराष्ट्र की किस पार्टी ने गोवा को महाराष्ट्र में मिलाने की मांग रखी। जो महाराष्ट्र की महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी है उसने गोवा को महाराष्ट्र में मिलाने की मांग रखी। उसने कहा कि गोवा है वो महाराष्ट्र का ही एक भाग है, इसलिए इसको महाराष्ट्र में मिलाया जाना चाहिए। भारत ने विविधता के प्रश्न पर कौन से दृष्टिकोण अपनाए। जो विविधता का प्रश्न है यानी अलग अलग तरह की जो संस्कृति है, भाषा है, जो पहचान है, उस पर भारत ने लोकतंत्रात्मक दृष्टिकोण अपनाए यानी बातचीत के माध्यम से निपटाने का प्रयास किया, सभी को राजी रखने का प्रयास किया। चौथा प्रश्न है जम्मू और कश्मीर में सम्मिलित 3 राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र कौन से। जम्मू कश्मीर में एक राजनीतिक क्षेत्र है जम्मू, दूसरा कश्मीर और तीसरा लद्दाख, ये 3 प्रकार के सामाजिक क्षेत्र है। 5वां प्रश्न भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद जम्मू कश्मीर राज्य के लिए अस्थायी और संक्रमणकालीन विशेष प्रावधान किए गए हैं। जम्मू कश्मीर को विशेष शक्तियाँ किस अनुच्छेद के तहत दी गई थी। जो धारा 370 अनुच्छेद 370 था उसके तहत विशेष शक्तियाँ दी गई थी। ये 5 अगस्त 2019 को समाप्त कर दिया था। छठा प्रश्न है जम्मू कश्मीर राज्य के 2 स्थानीय राजनीतिक पार्टियों के नाम बताइए। जो जम्मू कश्मीर की पहली पार्टी है नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी, इसके जो पहले प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद अब्दुल्ला थे, और दूसरी पार्टी है पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी यानी पीडीपी पार्टी। ये 2 महत्वपूर्ण जम्मू कश्मीर की स्थानीय राजनीतिक पार्टी है। अनुच्छेद 370 को कब और किस अधिनियम के द्वारा समाप्त किया गया। जो अनुच्छेद 370 था उसको 5 अगस्त 2019 को जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम के द्वारा पारित किया गया। जम्मू कश्मीर राज्य को पुनर्गठित करके कितने केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। 2 बनाए गए, एक जम्मू कश्मीर और दूसरा लद्दाख। उत्तर हर दिन बढ़ता जाए, दक्षिण दिन दिन घटना जाए, ये किस आंदोलन का नारा था। ये आंदोलन है जो द्रविड़ आंदोलन था, उसका नारा था कि उत्तर का विकास है वो हर दिन बढ़ता जा रहा है और जो दक्षिण भारत है उसका विकास है हर दिन कम होता जा रहा है। द्रविड़ आंदोलन से किस राजनीतिक संगठन का सूत्रपात हुआ। यानी द्रविड़ आंदोलन के बाद कौन सा नया राजनीतिक संगठन बना था। जो द्रविड़ कसगम नामक संगठन है उसका गठन हुआ था। पेरियार के नाम से प्रसिद्ध और जो द्रविड़ अस्मिता के उद्भावक दक्षिण भारतीय राजनेता कौन थे। पेरियार के नाम से प्रसिद्ध और जो दक्षिण अस्मिता के उद्भावक दक्षिण भारतीय नेता है वो ईवी रामास्वामी नायकर थे। तमिलनाडु की 2 स्थानीय राजनीतिक पार्टियों के नाम बताइए। पहली पार्टी और द्रविड़ मुनेत्र कसगम पार्टी यानी डीएमके पार्टी, और दूसरी पार्टी ऑल इंडिया अन्ना द्रमुक यानी AIDMK, ये 2 पार्टियां तमिलनाडु की स्थानीय राजनीतिक पार्टियां हैं। आगे 13वां प्रश्न है ऑपरेशन ब्लू स्टार क्या था। जून 1984 में अमृतसर स्थित जो स्वर्ण मंदिर है उसमें आतंकवादियों के विरुद्ध भारत सरकार द्वारा जो चलाया गया सैन्य अभियान था उसका कूट नाम है वो ऑपरेशन ब्लू स्टार था। 14वां प्रश्न है पंजाब समझौता किसके मध्य हुआ। जो तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी और जो नरमपंथी अकाली दल के नेता हसन सिंह लोंगेवाला थे उनके मध्य हुआ था। पंजाबी सूबा के गठन का आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया। जो पंजाबी सूबा के गठन का आंदोलन है वो अकाली दल के द्वारा चलाया गया, यानी पंजाब को एक अलग देश बनाया जाए। 16वां प्रश्न है पूर्वोत्तर भारत के किन किन राज्यों को 7 बहनों के नाम से जाना जाता है। यानी 7 बहनों के आपको नाम बताना है। इसमें असम, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश, ये 7 बहनें हैं। इसका एक भाई है वो सिक्किम राज्य माना जाता है। मिजो नेशनल फ्रंट का गठन किसने किया। जो मिजो नेशनल फ्रंट है उसका गठन लाल डेंगर ने किया था। पूर्वोत्तर भारत में राजनीतिक स्वायत्तता की मांग उठने का मुख्य कारण क्या था। जो गैर असमी लोगों को लगा था कि जो असम की सरकार है वो उनके ऊपर असमी भाषा थोप रही है, इसलिए उन्होंने स्वायत्तता यानी अलग राज्य बनाने की मांग की थी। असम से अलग होने के लिए जनजाति समुदाय के नेताओं ने किस पार्टी का गठन किया। ईस्टर्न इंडियन ट्राइबल यूनियन का गठन किया गया, जिसे 1960 में ऑल पार्टी हिल्स कॉन्फ्रेंस में तब्दील कर दिया गया था। पूर्वोत्तर भारत में पहला अलगाववादी आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया। जो पूर्वोत्तर भारत में पहला अलगाववादी आंदोलन है वो मिजो नेशनल फ्रंट के द्वारा चलाया गया। 1979 में असम से विदेशियों के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया। जो 1979 में असम से विदेशियों के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व है वो ऑल असम स्टूडेंट यूनियन यानी आशू ने किया था। आशू का फुल फॉर्म आपको ध्यान में रखना है, इसकी फुल फॉर्म होती है ऑल असम स्टूडेंट यूनियन। दूसरा आशु संगठन के आप्रवासियों को लेकर मुख्य मांग क्या थी कि 1951 के बाद जितने भी लोग आकर असम में बसे उन्हें असम से वापस बाहर अपने मूल स्थान पर है वो भेजा जाए। नागा नेशनल काउंसिल का गठन किसने किया था। जो नागा नेशनल काउंसिल है वो नागालैंड से संबंधित है, इसका गठन है वो अंगमी जापू फिजो के द्वारा किया गया था। असम समझौता कब और किसके मध्य हुआ था। जो असम समझौता है वो 1985 में ऑल असम स्टूडेंट यूनियन यानी आशू और राजीव गांधी के मध्य हुआ था। आगे 25वां प्रश्न है सिक्किम का लोकतंत्र बहाली आंदोलन था उसके प्रमुख नेता कौन थे। जो सिक्किम का लोकतंत्र बहाली आंदोलन थे उसके प्रमुख नेता है वो काजी लेदपु दोरजी खांग सरपा है वो थे। आगे 26वां प्रश्न है क्षेत्रीय आकांक्षाओं का एक आधारभूत सिद्धांत क्या है। जो क्षेत्रीय आकांक्षा है उनका एक आधारभूत सिद्धांत है कि ये भारतीय जो लोकतांत्रिक राजनीति है उसका एक अभिन्न अंग है, इनको अलग है वो नहीं किया जा सकता।
आगे 27वां प्रश्न है, उन 4 देशों के नाम लिखिए जिनकी सीमा रेखा है भारत के पूर्वोत्तर राज्यों से लगी हुई। ये 4 देश है वो चीन है, म्यांमार है, बांग्लादेश और भूटान। इनकी सीमा भारत के पूर्वोत्तर राज्यों से लगी हुई है। 28वां प्रश्न है, पूर्वोत्तर राज्यों की प्रमुख समस्या क्या है। जो पूर्वोत्तर राज्य है उनकी प्रमुख समस्या आप्रवास शहर सिक्किम के राजा को चोंग्याल के नाम से जाना जाता है। ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना। ये चोंग्याल है वो पिछली परीक्षा में कई बार पूछा गया है। आगे लघुत्तरात्मक प्रश्न है, यानी 2 नंबर का प्रश्न है। इसका उत्तर आपको 3 से 4 लाइन में लिखना है। इसमें पहला है, ऑपरेशन ब्लू स्टार से क्या अभिप्राय है। जो पंजाब में खालिस्तान समर्थक उग्रवादियों ने अमृतसर स्थित जो स्वर्ण मंदिर है उसको एक हथियारबंद किले में बदल दिया था। भारत सरकार ने इन उग्रवादियों के खिलाफ जून 1983 में एक सैन्य अभियान चलाया जिसका कूट नाम है वो ऑपरेशन ब्लू स्टार है वो था। यानी जो पंजाब के अमृतसर में स्वर्ण मंदिर पर जो सैन्य कार्यवाही हुई उसका कूट नाम है ऑपरेशन ब्लू स्टार था। दूसरा प्रश्न है, कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 क्या है। केंद्र सरकार ने अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम पारित किया। इस अधिनियम के माध्यम से जो जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन करके 2 नए केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कोई भी विधानसभा नहीं है। जम्मू कश्मीर में विधानसभा इसकी स्थापना की गई। इस अधिनियम के माध्यम से जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के लिए 107 सीटों वाली विधानसभा की व्यवस्था की गई। इस अधिनियम में जम्मू कश्मीर मंत्री परिषद के अधिकतम सदस्यों की संख्या 10 सुनिश्चित की गई। आगे तीसरा प्रश्न है, पूर्वोत्तर भारत की राजनीति पर कौन कौन से मुद्दे हैं वो अविरय है। जो पूर्वोत्तर भारत की राजनीति उसमें सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है स्वायत्ता की मांग है। दूसरा अलगाव के आंदोलन। तीसरा बाहरी लोगों का विरोध। चौथा देश के अन्य हिस्सों के मुकाबले इस इलाके का आर्थिक रूप से पिछड़ापन। ये इसकी क्षेत्र की राजनीति पर मुख्य रूप से मुद्दे अविरय है। चौथा प्रश्न है, क्षेत्रवाद के उदय के कारण बताइए। क्षेत्रवाद के उदय के कारण पहला है पृथक राज्य बनाने की मांग। दूसरा सरकार के आर्थिक नीतियों के संचालन में किसी क्षेत्र विशेष की उपेक्षा करना। तीसरा केंद्रीय राजनीति में क्षेत्र विशेष के लोगों को उचित प्रतिनिधित्व नहीं होना। सामाजिक और सांस्कृतिक विभिन्नता ये क्षेत्रवाद के उदय का कारण है। और क्षेत्रवाद का अर्थ होता है किसी क्षेत्र को अन्य क्षेत्र से अलग मानने और स्वयं को स्वतंत्र करने की कोशिश करना। सांस्कृतिक विभिन्नताओं को लेकर भारतीय दृष्टिकोण किस प्रकार यूरोपियन दृष्टिकोण से भिन्न है। भारत में सांस्कृतिक विभिन्नताओं को राष्ट्र की एकता के लिए अच्छा माना गया है, वहीं यूरोप में उन्हें राष्ट्र की एकता के लिए खतरे के रूप में देखा जाता है। भारत में विविधता के सवाल पर लोकतांत्रिक दृष्टिकोण अपनाए गए जबकि यूरोप का दृष्टिकोण है इससे अलग है। छठा प्रश्न है, 21 अप्रैल 1948 में जो यूएनओ ने कश्मीर मामले को निपटाने के लिए क्या सुझाव दिए थे। 21 अप्रैल 1948 में यूएनओ ने कहा कि पाकिस्तान कश्मीर में घुसे सभी पाकिस्तान नागरिकों के साथ कबाइलियों को वापस बुलाए। भारत है वो धीरे धीरे कश्मीर से अपनी सेना को कम करे ताकि शांति व्यवस्था बनी रहे और एक स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से जन्म संग्रह कराया जाए। जो जन्म संग्रह में जो निर्णय आए चाहे जो कश्मीर के लोग हैं वो पाकिस्तान में मिलना चाहिए भारत में, वो निर्णय स्वीकार किया जाएगा। आगे 7वां प्रश्न है, आनंदपुर साहिब प्रस्ताव है वो क्या था। आनंदपुर साहिब प्रस्ताव 1973 में अकाली दल ने आनंदपुर साहिब में एक सम्मेलन बुलाया जिसमें निम्नलिखित प्रस्ताव पारित किए। इसमें पहला है क्षेत्रीय स्वायत्ता की मांग उठाई गई, यानी पंजाब को एक अलग स्वतंत्र राज्य बनाने और स्वतंत्र राष्ट्र बनाने की मांग की गई। केंद्र और राज्य संबंधों को पुनर्परिभाषित किए जाने की मांग उठाई गई जो सिखों के बोलबाले का ऐलान किया गया। आगे 8वां प्रश्न है, प्रत्येक क्षेत्रवादी आंदोलन है वो पृथकवादी आंदोलन नहीं होता, स्पष्ट कीजिए। यानी जो प्रत्येक क्षेत्र के लिए आंदोलन होता है उसका उद्देश्य है वो अलग होना नहीं होता बल्कि अन्य उद्देश्य भी होता है। इस कथन को आपको स्पष्ट करना है। क्षेत्रवाद का अभिप्राय है वो पृथकतावाद नहीं है। क्षेत्रवाद का अर्थ ऐसा नहीं है कि इससे अलग होना या बढ़ना। क्षेत्रीय हितों के संरक्षण हेतु जो क्षेत्रवाद है वो लोकतंत्र की प्राणवायु है। यानी जिस प्रकार हमारे जीवन के लिए ऑक्सीजन आवश्यक है उसी प्रकार लोकतंत्र के लिए क्षेत्रवाद आवश्यक है। भारत में अनेक ऐसे क्षेत्रीय आंदोलन चल रहे हैं जो भारत से अलग नहीं होना चाहते बल्कि अपने क्षेत्र है उनके हितों की मांग करते हैं। जैसे जो झारखंड मुक्ति मोर्चा उसका आंदोलन है झारखंड में आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है। आगे 9वां प्रश्न है, क्षेत्रवाद या क्षेत्रीयता से आप क्या समझते हैं। ये अति महत्वपूर्ण आपसे पूछा जा सकता है। किसी देश के अंदर किसी क्षेत्र विशेष के लोग अपने क्षेत्र विशेष के आर्थिक सामाजिक या राजनीतिक शक्तियों की वृद्धि करने के लिए प्रेरित होते हैं, ऐसा करते हैं तो उसे क्षेत्रीयता कहा जाता है। 10वां प्रश्न है, 1985 के पंजाब समझौते में किन किन बातों पर सहमति बनी। ये अति महत्वपूर्ण आपसे पूछा जा सकता है। पंजाब समझौता कब हुआ, किन के मध्य हुआ था। जो पंजाब समझौता 1985 में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी और हरचंद सिंह लोंगेवाला के मध्य हुआ था। इसमें 5 बातों पर सहमति बनी। पहली बात है जो चंडीगढ़ है वो पंजाब को दिया जाएगा और पंजाब हरियाणा के बीच जो सीमा विवाद है उसको सुलझाने के लिए एक अलग आयोग की नियुक्ति की जाएगी। पंजाब हरियाणा और राजस्थान के बीच जो रावी और व्यास नदी के पानी के बंटवारे को लेकर एक न्याय अधिकरण बनाया जाएगा। पंजाब में उग्रवाद से जो प्रभावित लोग हैं उनको मुआवजा दिया जाएगा और पंजाब से विशेष सुरक्षा बल अधिनियम है उसको वापस ले लिया जाएगा। 11वां प्रश्न, मिजोरम में अलगाववादी आंदोलन उत्पन्न होने के 2 कारण बताइए। मिजोरम में जो अलगाववादी आंदोलन है वो क्यों उत्पन्न हुआ था। इसमें पहला है मिजो लोगों का कहना था कि वे ब्रिटिश इंडिया के अंग नहीं थे इसलिए भारत संघ से भी उनका कोई नाता नहीं है। 1969 में जो मिजो पर्वतीय इलाके उसमें भारी अकाल पड़ा था उसका प्रबंधन करने में असम सरकार है वो नाकाम रही थी जिसके कारण अलगाववादी आंदोलन को जन समर्थन है वो मिला था। आगे 12वां प्रश्न है, पूर्वोत्तर भारत का जो क्षेत्र है वो संवेदनशील क्षेत्र है। इसका संवेदनशील होने का कारण क्या है। इसका पहला कारण है ये पूरे भारत से वो अलग थलग है। इस क्षेत्र की जो सामाजिक संरचना है वो बड़ी जटिल है। यहाँ बहुत अधिक आर्थिक पिछड़ापन है, यानी यहाँ की आर्थिक स्थिति है वो बहुत खराब है और इस क्षेत्र की विशिष्ट भौगोलिक संरचना है वो अलग है।
13वां प्रश्न, आज़ादी के बाद से अब तक उभरी जो क्षेत्रीय आकांक्षा है उससे हम क्या सबक सीखते हैं, या क्षेत्रीय आकांक्षा से हम क्या सबक सीखते हैं जिनका हम भविष्य में प्रयोग कर सके। क्षेत्रीय आकांक्षा है वो लोकतांत्रिक राजनीति का एक अभिन्न अंग है, इसे अलग नहीं किया जा सकता। क्षेत्रीय आकांक्षा को दबाने के बजाय लोकतांत्रिक बातचीत का तरीका है वो अपनाना चाहिए। जो सत्ता की साझेदारी उसके महत्व को समझना चाहिए, यानी प्रत्येक क्षेत्र उसका लोकसभा में नेतृत्व होना चाहिए। क्षेत्रीय असंतुलन पर नियंत्रण रखा जाना चाहिए। प्रत्येक क्षेत्र का है वो संतुलित रूप से आर्थिक विकास किया जाना चाहिए। आगे 14वां प्रश्न है, द्रविड़ आंदोलन की विशेषता लिखी। ये जो द्रविड़ आंदोलन है वो ब्राह्मणवादी जो व्यवस्था उसका विरोध करता है। ये आंदोलन उत्तरी भारत के राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक प्रभुत्व को नकारते हुए क्षेत्रीय गौरव की प्रतिष्ठा पर जोर देता था। ये आंदोलन हिंदी भाषा को राजभाषा बनाने का भी विरोध करता था। 15वां प्रश्न है, भारत में क्षेत्रीय असंतोष को नियंत्रित करने के सुझाव दीजिए। यानी जो क्षेत्रीय असंतोष है, कुछ लोग असंतुष्ट है, उसको संतुष्ट करने का जो आपको सुझाव है वो देना। सभी क्षेत्रों का संतुलित विकास किया जाना चाहिए, यानी प्रत्येक क्षेत्र उसका आर्थिक विकास है संतुलित रूप से किया जाना चाहिए। भाषावाद की समस्या क्या है वो समाधान किया जाना चाहिए, यानी जो प्रत्येक क्षेत्र की भाषा है उसके लिए अलग अलग है वो स्टेट बनाए जाने चाहिए। क्षेत्रीय हितों के स्थान पर जो राष्ट्रीय हित है उनको प्रमुखता दी जानी चाहिए, यानी किसी क्षेत्र विशेष के हितों के बजाय जो संपूर्ण देश के लिए अच्छा है उसको किया जाना चाहिए। राष्ट्रीय एकता का महत्व है वो समझना चाहिए। स्वतंत्रता के बाद जो देश में उत्पन्न तनाव और संघर्ष के क्या कारण थे, भाषा के आधार पर नए राज्यों गठन की मांग पहला कारण था। दूसरा, जो गैर हिंदी क्षेत्र थे उसमें हिंदी भाषा के विरोध और देश के विभिन्न क्षेत्रों में स्वायत्ता के लिए आंदोलन चला और अलगाववादी आंदोलन भी चले थे। आगे 17वां प्रश्न है, आपके विचार में क्या आनंदपुर शाही प्रस्ताव संघात्मकता को सुदृढ़ करने की दिशा में एक तर्क था या एक अलग सिख राष्ट्र के पक्ष में? जो आनंदपुर शाही प्रस्ताव एक पृथक सिख राष्ट्र की मांग का समर्थन था, यानी ये भारत से अलग एक पंजाब सूबा नामक देश बनाना चाहता था, क्योंकि इस प्रस्ताव में स्वायत्ता की मांग, केंद्र राज्य संबंधों को पुनर्गठित करने और सिखों के बोलबाले का ऐलान किए गए। जो संघात्मकता को सुदृढ़ करने के पक्ष में नहीं था, बल्कि संघात्मक व्यवस्था थी उसको कमजोर करने के पक्ष में वो था। आगे आपके जो 8वां अध्याय है भारतीय राजनीति नए बदलाव, ये 6 नंबर का रहने वाला है। इसमें 4 है वो छोटे प्रश्न पूछे जाएंगे, 1-2 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा। इसमें पहला भारत में दलीय व्यवस्था कौन सा रूप प्रचलित है? जो दलीय व्यवस्था उसका बहुदलीय रूप प्रचलित है, यानी भारत में एक से अधिक दल है वो हो सकते हैं। बहुदलीय व्यवस्था का सबसे बड़ा दोष क्या है, इसमें कमजोर और अस्थिर सरकार है वो होती है। इंदिरा गांधी की हत्या कब की गई? इंदिरा गांधी की हत्या 31 अक्टूबर 1984 की गई। भारत में गठबंधन की राजनीतिक युग की शुरुआत है वो 1989 से मानी जाती है। जो जनता दल है उसका गठन 1977 में हुआ और भारतीय जनता पार्टी उसका गठन है वो 1980 में हुआ था। राष्ट्रीय मोर्चा में कौन सा दल है मुख्य शामिल था? जो राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार थी उसमें जनता दल मुख्य था। संयुक्त मोर्चा की सरकार है वो 1996 में बनी, इसमें मुख्य दल है वो कांग्रेस था। राजग का मुख्य दल कौन सा, यानी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन जो एनडीए उसका मुख्य दल है वो भारतीय जनता पार्टी बीजेपी है। सहप्रज्ञ यानी संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यूपीए है, इसका मुख्य दल है वो कांग्रेस है, यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी है। मंडल आयोग का गठन कब हुआ? मंडल आयोग का गठन 1978 में हुआ। ये इस अध्याय का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है, आपको विशेष रूप से ध्यान रखना। मंडल आयोग की सिफारिश को किसके द्वारा लागू की गई? जो मंडल आयोग की सिफारिश थी उसके वीपी सिंह की सरकार के द्वारा लागू किया गया था। जो बसपा यानी बहुजन समाज पार्टी है जिसका चुनाव चिन्ह हाथी है, इसके संस्थापक कौन थे? इसके संस्थापक है वो कांशीराम थे, और जो वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो मायावती है। आगे 13वां प्रश्न है, शाहबानो मामला किस वर्ष से संबंधित है? जो शाहबानो मामला है 1985 से संबंधित है। वर्तमान में किस राजनीतिक पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त नहीं है? आम आदमी पार्टी एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भी राष्ट्रीय पार्टी है और भाजपा भी राष्ट्रीय पार्टी है। लेकिन जो शिवसेना है उसको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त नहीं। ये एक महाराष्ट्र की स्थानीय पार्टी है और इसको राज्य पार्टी का दर्जा प्राप्त है। 15वां प्रश्न, 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को कितनी सीटें प्राप्त हुई? जो 2019 का लोकसभा चुनाव हुआ उसमें भाजपा को है वो 303 सीटें प्राप्त हुई थी। राष्ट्रीय मोर्चा सरकार जो 1989 में बनी उसमें प्रधानमंत्री कौन बने थे? इसमें विश्व प्रताप सिंह यानी वीपी सिंह है वो प्रधानमंत्री बने थे। सहप्रज्ञ संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन की जो 2004 में सरकार बनी उसमें प्रधानमंत्री कौन बने थे? उसमें प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह बने थे, जिनका हाल ही में 26 दिसंबर 2024 को निधन हो गया था। ये आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। आगे 18वां प्रश्न है, बामसेफ जिसका पूरा नाम है बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटीज एम्प्लॉइज फेडरेशन, इसका गठन है वो कब किया गया? बामसेफ का गठन है 1978 में किया गया और इसका पूरा नाम आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। भारत में नई आर्थिक नीति के सूत्रधार वित्त मंत्री कौन थे? जो नई आर्थिक नीति यानी उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण अपनाए गए इसके सूत्रधार है वो डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। इनका श्रेय वो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को जाता है। 20वां प्रश्न है, किस आम चुनाव के बाद कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला? जो 1984 का आम चुनाव था उसके बाद स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। उसके बाद जब भी कांग्रेस पार्टी सत्ता में आई है हमेशा गठबंधन के माध्यम से सत्ता में आई। भाजपा के देश में पहली बार पूर्ण बहुमत की सरकार कब बनी? भाजपा यानी भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार पहली बार है 2014 में बनी। इससे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी बने थे। आगे अति लघुत्मक प्रश्न है, इस अध्याय से आपके 3
अति लघुत्मक एक नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें पहला है भारतीय राजनीति में बड़े बदलाव कब आए? जो बड़े बदलाव 1980 के आखिरी वर्षों में आए। 1984 के लोकसभा चुनाव उसमें कांग्रेस पार्टी को सबसे अधिक यानी 415 सीटें मिली। इतनी सीटें आज तक लोकसभा में किसी पार्टी को नहीं मिली। राजीव गांधी की हत्या है वो लिट्टे से जुड़े जो श्रीलंकाई तमिल है उन्होंने की थी। राजीव गांधी की हत्या 21 मई 1991 को की गई। गठबंधन सरकार में सबसे बड़ी भूमिका क्षेत्रीय पार्टियों ने निभाई है। राष्ट्रीय मोर्चा गठन 1989 में हुआ। राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार को भाजपा और जो वाम मोर्चा के दल थे उन्होंने समर्थन दिया और इसमें प्रधानमंत्री श्री वीपी सिंह बने थे। संयुक्त मोर्चा की सरकार को समर्थन कांग्रेस और वाम मोर्चा ने दिया था। राजग यानी एनडीए का पूरा नाम राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस है। इसका जो मुख्य दल है वो बीजेपी है। राजग का गठन 1998 में हुआ था। 1998 में राजग से प्रधानमंत्री है वो अटल बिहारी वाजपेयी बने थे। सेप्रग यानी यूपीए का पूरा नाम संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस है। इसका मुख्य दल है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है। सेप्रग का गठन 2004 में और इससे प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह बने थे। 2004 और 2009 में 2 बार है वो बने थे। मंडल आयोग का वास्तविक नाम है वो दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग था। ये आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है, ये अति महत्वपूर्ण है। मंडल आयोग की सिफारिश है वो 1990 में लागू की गई। मंडल आयोग सिफारिश लागू करने संबंधित मुख्य केस है वो इंदिरा साहनी केस 1992। बामसेफ का गठन 1978 में और इसका पूरा नाम आपको ध्यान में रखना है। बसपा का गठन 1984 में हुआ। भारतीय जनता पार्टी का निर्माण 1980 में हुआ। हिंदुत्व या जो हिंदूपंथ शब्द है वो वी.डी. सावरकर ने दिया था। मुस्लिम महिला अधिनियम 1986 में पारित हुआ। बाबरी मस्जिद विध्वंस है 6 दिसंबर 1992 का वो था। जो सिख विरोधी दंगे है वो 1984 में हुए। गुजरात का दंगा है वो 2002 में हुआ। राजीव गांधी के निधन के बाद पीवी नरसिम्हा राव को प्रधानमंत्री चुना गया। कौन सा क्षेत्रीय दल हिंदी भाषा के विरोधी और राज्यों की स्वतंत्रता का पक्षधर है? जो डीएमके पार्टी है वो हिंदी भाषा के विरोधी और राज्यों की स्वतंत्रता का पक्षधर है। भारत के राजनीतिक दलों को मान्यता कौन प्रदान करता है? यह अति महत्वपूर्ण आपसे पूछा जाएगा। जो राजनीतिक दलों को मान्यता है वो भारत निर्वाचन आयोग यानी ईसीआई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो मान्यता प्रदान करता है। 2014 और 2019 में जो भाजपा उसको स्पष्ट बहुमत प्राप्त हुआ। 2019 में भाजपा को 303 सीटें प्राप्त हुई है। 2019 में कांग्रेस को 52 सीटें प्राप्त हुई। कांग्रेस प्रणाली की समाप्ति कौन से चुनाव से मानी जाती है? जो कांग्रेस प्रणाली की समाप्ति 1989 चुनाव से मानी जाती है। मंडल आयोग की सिफारिश क्या थी कि केंद्र और राज्य के उपकर में इसमें अन्य पिछड़ा वर्ग यानी जो ओबीसी है उसको 27% है वो आरक्षण दिया जाए। राजनीतिक सत्ता को सामाजिक सत्ता का आधार कौन मानता है? जो राजनीतिक सत्ता उसको सामाजिक सत्ता का आधार है वो कांशी राम मानते हैं। गठबंधन की राजनीति के इस दौर में राजनीतिक दल किस बातों पर बल दे रहे हैं? ये विचारधारात्मक अंतर के स्थात्मक सत्ता में हिस्सेदारी पर बल दे रहे हैं। आगे लघुत्तरात्मक प्रश्न है यानी 2 नंबर का प्रश्न है। गठबंधन सरकार एक दलीय सरकार की तुलना में अधिक लोकतांत्रिक होती है पक्ष में तर्क दीजिए। यानी गठबंधन सरकार है वो जनता के प्रति जवाबदेह अधिक होती है। इस कथन के पक्ष में आपको तर्क देना है। गठबंधन सरकार में दल विशेष की तानाशाही की प्रवृत्ति का डर नहीं रहता है। गठबंधन सरकार उस समय एक अच्छा विकल्प प्रस्तुत करती है जब किसी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं प्राप्त होता है। गठबंधन सरकार अनेक दलों और विभिन्न प्रकार के राजनीतिक विचारधाराओं को समन्वय प्रदान करती है और गठबंधन सरकार में अनेक क्षेत्रीय दल शामिल होकर अपने अपने क्षेत्र के विकास के लिए कार्य करते हैं। आगे दूसरा 1990 के दशक में भारतीय राजनीति में कौन कौन से बड़े बदलाव आए? ये आपसे पूछा जा सकता है। जो 1989 चुनाव उसमें कांग्रेस की हारी हुई और केंद्र में गठबंधन की राजनीतिक दौर का प्रारंभ हुआ है। यानी लोकसभा में पहली गठबंधन की सरकार बनी। मंडल मुद्दा और अन्य पिछड़ा वर्ग का राजनीतिक उदय हुआ। नए आर्थिक सुधार को लेकर सभी राजनीतिक दलों में आम सहमति का निर्माण हुआ। भारतीय जनता पार्टी और हिंदुत्व की राजनीति का प्रारंभ हुआ। राजीव गांधी की हत्या और कांग्रेस के नेतृत्व में परिवर्तन हुआ था। आगे तीसरा प्रश्न है भारत में गठबंधन सरकारों के उदय के प्रमुख कारण है वो क्या कह रहे थे? इसमें पहला है कांग्रेस के प्रभुत्व की समाप्ति हुई। दूसरा कांग्रेस के विरुद्ध विपक्षी दलों की गठबंधनवादी नीति थी और लोकसभा में किसी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला था। जो क्षेत्रीय दल है उनकी भूमिका है वो बढ़ती जा रही थी। ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। और गठबंधन सरकारों के प्रमुख दोष बताइए। इसका पहला दोष है कमजोर और अस्थिर सरकार का निर्माण होता है। यहाँ सरकार कभी भी गिर सकती है। अवसरवादिता की प्रवृत्ति को बढ़ावा यानी प्रत्येक दल है वो अपना अवसर देखता है। अन उत्तरदायित्व की प्रवृत्ति के विकास यानी कोई एक है वो जिम्मेदार लेने वाला दल नहीं होता है। राजनीतिक दलों की नीति और कार्यक्रमों में अनिश्चितता और अस्पष्टता होती है यानी कार्यक्रम है वो निश्चित और स्पष्ट नहीं होता है। ये गठबंधन के आधार पर बदल जाते हैं। पांचवा प्रश्न है मंडल मुद्दा क्या था समझाइए। यह अति महत्वपूर्ण है। पिछली परीक्षा में कई बार पूछा गया, आपसे पूछा जा सकता है। जो 1990 में राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार द्वारा जो मंडल आयोग की सिफारिश थी उनको लागू कर अन्य पिछड़े वर्ग को सरकारी नौकरियों में संरक्षण दिया गया। इसके परिणाम स्वरूप इस आरक्षण के जो समर्थकों और विरोधियों के बीच एक संघर्ष चला था उसे मंडल मुद्दा कहा गया। 1990 के पश्चात भारत में राजनीतिक दलों कौन कौन से गठबंधन उभरे और किन्हीं दो के परिमाणों की व्याख्या कीजिए। इसमें पहला गठबंधन राष्ट्रीय मोर्चा जो 1989 में बना, संयुक्त मोर्चा 1996 में बना, राजग यानी एनडीए 1998 बना, यूपीए है वो 2004 में बना, राज्य का गठन 1998 भाजपा और कुछ क्षेत्रीय दलों ने किया। इसकी सरकार 1998 से 99 और 99 से 4 तक अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में बनी थी और वर्तमान में भी 2014 से वर्तमान तक की राज्य यानी एनडीए की सरकार है। आगे सेप्रग इसका गठन 2004 में कांग्रेस और क्षेत्रीय दलों ने मिलकर किया। मनमोहन सिंह के नेतृत्व में 2004 से 2009 और 2009 से 14 तक इसकी 2 बार है वो सरकार बनी थी।
आगे 7वां प्रश्न है, गठबंधन की राजनीति के इस दौर में राजनीतिक दल विचारधारा को आधार नहीं मानकर गठजोड़ नहीं करते, इस कथन के पक्ष और विपक्ष में तर्क दीजिए। यानी राजनीतिक दल है विचारधारा को अधिक महत्व नहीं देते, इसके पक्ष में भी तर्क देना है और विपक्ष में भी तर्क देना है। इसमें पहला, किसी दल विशेष को चुनौती देना। 1977 में जनता दल का उद्देश्य कांग्रेस के प्रभुत्व को चुनौती देना था, किसी दल विशेष को सत्ता प्राप्त करने से रोकना। जैसे 1989 की राष्ट्रीय मोर्चा का उद्देश्य कांग्रेस को और 96 के जो संयुक्त मोर्चा उसका उद्देश्य भाजपा को सत्ता मानने से रोकना था। ये इसके पक्ष में तर्क है। इसके विपक्ष में हम कह सकते हैं कि विचारधारा को महत्व भी देते हैं। जैसे वाम मोर्चा दक्षिणपंथी जो भाजपा थी उसके साथ अभी तक कोई भी गठबंधन नहीं बनाया और कांग्रेस और भाजपा अधिकांश मुद्दों पर परस्पर विरोधी रूप में होते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं गठबंधन के इस दौर में भी आज भी जो विचारधारा है वो जीवित है। 8वां प्रश्न, कांग्रेस के प्रभुत्व के दौर समाप्त हो गए, इसके बावजूद देश की राजनीति पर कांग्रेस का असर लगातार कायम है, क्या आप इस कथन से सहमत है? इसके पक्ष में आपको तर्क देना है। किंतु देश की राजनीति पर है वो कांग्रेस का असर अभी भी कायम है, क्योंकि कांग्रेस वर्तमान में भी दूसरी सबसे बड़ी राष्ट्रीय पार्टी है और कांग्रेस के द्वारा जो निर्मित यूपीए है वो 2004 से 2014 तक 2 बार सत्ता में रहा है। वर्तमान में कांग्रेस है संपूर्ण विपक्ष का नेतृत्व करने वाली पार्टी है और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति राज्यसभा चुनाव में भी कांग्रेस महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आगे 9वां प्रश्न है, मंडल आयोग को सविस्तार समझाइए। 1978 में जनता पार्टी सरकार ने पिछड़ा वर्ग की स्थिति सुधारने हेतु दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया, जिसके अध्यक्ष है वो बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल थे। इन्हीं के नाम पर इन्हें मंडल आयोग कहा जाता है। इस आयोग ने 1980 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और सिफारिशें की कि जो पिछड़ा वर्ग है उसको पिछड़ी जाति के रूप में स्वीकार किया जाए। इन पिछड़ी जातियों को शिक्षा संस्थान और सरकारी नौकरियों में 27% आरक्षण दिया जाए। 1990 में जो राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार थी उन्होंने इन सिफारिशों को लागू किया। इस फैसले को न्यायालय में चुनौती दी गई। सर्वोच्च न्यायालय ने इंदिरा साहनी केस 1992 में इसे सही ठहराया था। आगे 10वां प्रश्न है, मंडल आयोग की सिफारिश लागू करने के समाज और राजनीति पर क्या प्रभाव हुआ? इसका पहला प्रभाव, इससे पिछड़ा वर्ग अपनी पहचान को लेकर सजग हुआ, पिछड़ा वर्ग संगठित हुआ। अनेक राजनीतिक दलों ने पिछड़ा वर्ग के आरक्षण पर अपनी सहमति दी और पिछड़ा वर्ग को पर्याप्त राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिला और बसपा नामक एक नई पार्टी का उदय हुआ। आगे 11वां प्रश्न है, एक नई सहमति का उदय को समझाइए। यानी गठबंधन की इस राजनीतिक दौर में एक नई सहमति बनी, वो किन किन मुद्दों पर बनी है? वर्तमान में किन मामलों को देखकर जो राजनीतिक दल है उनके मध्य बड़े स्तर पर है वो सहमति है। 4 मुद्दों पर व्यापक सहमति है। पहली, नई आर्थिक नीतियों पर सहमति। जैसे अधिकतर राजनीतिक दलों को विश्वास है कि नई आर्थिक नीतियों से देश समृद्ध होगा और विश्व की एक नई आर्थिक शक्ति बनेगा। पिछड़ी जातियों की राजनीतिक और सामाजिक दावे की स्वीकृति, यानी सभी पिछड़ी जातियों को शिक्षा और रोजगार के आरक्षण के पक्ष में सभी दल इनकी सत्ता में भागीदारी सुनिश्चित करते हैं। देश के शासन में प्रांतीय दलों की भूमिका की स्वीकृति, यानी जिससे राष्ट्रीय और प्रांतीय दलों का भेद कम हो रहा है। प्रांतीय दल केंद्र की सरकार में साझेदार बन रहे। विचारधारा की जगह कार्य सिद्धि पर बल दिया जा रहा है और विचारधारा की समानता के बिना राजनीतिक गठबंधन है वो बनाया जा रहा है। आगे वो मिलान वाला, इसमें सर्वानुमति की राजनीति, यानी आर्थिक नीतियों पर सहमति, जाति आधारित दल, अन्य पिछड़े वर्ग का उभार, पर्सनल लॉ और लैंगिक न्याय, ये साबानों के सम्मिलित क्षेत्रीय पार्टियों की बढ़ती ताकत है वो गठबंधन सरकार से सहमत। आगे 13वां प्रश्न है, भारत की मौजूदा बहुदलीय व्यवस्था व द्विदलीय व्यवस्था से अधिक उपयुक्त है, इस कथन के पक्ष में तर्क दीजिए। यानी आप कैसे कह सकते हैं कि जो बहुदलीय व्यवस्था है वो द्विदलीय व्यवस्था से सर्वश्रेष्ठ है, इस कथन के पक्ष में आपको तर्क देना है। भारत में अनेक लोगों को मानना है कि भारत में ब्रिटेन और अमेरिका की भांति द्विदलीय यानी 2 दलों वाली व्यवस्था होनी चाहिए, किंतु जो बहुदलीय व्यवस्था है वो द्विदलीय व्यवस्था से उपयुक्त है, क्योंकि बहुदलीय व्यवस्था कारण भारतीय राजनीति में सभी वर्गों के हितों को प्रतिनिधित्व मिलता है। बहुदलीय व्यवस्था मतदाताओं को चयन के अधिक विकल्प देती है और बहुदलीय व्यवस्था कारण राष्ट्र है वो 2 गुटों में कभी भी विभाजित नहीं होता। इसमें अनेक संगठन बनते हैं और इससे मंत्रिमंडल की तानाशाही स्थापित नहीं होती। बहुदलीय व्यवस्था से व्यवस्थापिका में अनेक विचारधाराओं को प्रतिनिधित्व मिलता है। इस प्रकार जो 8वां अध्याय है उसके हमने अति महत्वपूर्ण प्रश्न देखे। आज इस सीरीज में हमने 4 अध्यायों का अति महत्वपूर्ण प्रश्न देखे। अगली 3 क्लासों में हमने वो संपूर्ण सिलेबस को समेटने का प्रयास किया। इन 4 क्लासों में हमने पूरा सिलेबस, आपके जो 80 नंबर का सिलेबस रहने वाला है वो पूरा किया। आप इस PDF में है वो 4 मॉडल पेपर दिए गए, एक बार उनको भी जरूर पढ़े। आपके पास है वो केवल आज का दिन है, आपको कॉपी है आराम से ध्यान से लिखनी है। कॉपी में रोल नंबर है आराम से सावधानीपूर्वक लिखना है। फिर कॉपी में आपको केवल नीले पेन का ही है वो प्रयोग करना है। जो मुख्य शब्द है किसी भी उत्तर में जैसे आप लिखते हैं या रिक्त स्थान के शब्द है उसके नीचे आपको अंडरलाइन है वो जरूर करनी है। कॉपी साफ सुथरी होनी चाहिए, आपको काट छांटा है वो बिल्कुल नहीं करनी है। आपको परीक्षा के लिए ऑल द बेस्ट, धन्यवाद, मस्त रहिए, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए।